सो हेलो एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ रिसर्च अनप्लग्ड। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शशांक शर्मा। इन्होंने अपनी पीएचडी कंप्लीट की है डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री से। तो आज हम इनसे बातें करेंगे, इनके एक्सपीरियंसेस थोड़ा जानेंगे और इनके पीएचडी के छिपी हुई जिंदगी को भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। तो आइए हम लोग वेलकम करते हैं डॉक्टर शशांक शर्मा का। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं? बहुत बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? मैं भी जबरदस्त हूँ। तो वैसे ये क्वेश्चन तो हर कोई पूछता है, लेकिन अंदर से कोई अच्छा होता नहीं है। कह सकते हो, मतलब बट हाँ, एक फॉर्मेलिटी होती है, ये बहुत जरूरी है। लेकिन अच्छा होना ना होता चॉइस है। चॉइस है, क्योंकि ये आपकी मेंटल स्टेट पर डिपेंड करता है कि आप कैसे रहते हैं। एग्जैक्टली। तो वही है, मतलब कुछ लोग स्ट्रगल एंजॉय करते हैं, कुछ लोग स्ट्रगल समझते हैं। तो वही है। बाकी पीएचडी में तो खैर आप इतना सीख ही जाते हो कि एंजॉय ही करना है। पीएचडी आपको जीना सिखा देती है कि लाइफ में अगर टफ से टफ सिचुएशन आई ना, तो जिंदगी को जीना कैसे है। क्योंकि इतने हार्ड से पाती है ना पीएचडी में कभी कभी, तो वो स्ट्रगल आपको आने वाली लाइफ के लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है। सही है, सही है, सही है। तो भैया शशांक भैया, शुरुआत करते हैं हम लोग अपनी कन्वर्सेशन की। आप अपना थोड़ा रिसर्च के बारे में बताइए और अपना थोड़ा एकेडमिक टाइमलाइन बताइए हमारे, कि आपने बीएससी एमएससी और यहाँ पे कैसे अपने पीएचडी में एडमिशन लिया हमारे दर्शकों को। तो एकेडमिकली अगर मैं बात करूं तो मैंने स्टार्ट किया था अपना, अगर डिग्री से स्टार्ट करूं तो बीएससी डिग्री मैंने की है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ललितपुर उत्तर प्रदेश से, जो कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी से एफिलिएटेड है। उसके बाद मैंने क्या किया कि जब मैं बीएससी कर रहा था तो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों रहा। तो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों था, लेकिन मेरा इंक्लिनेशन केमिस्ट्री की तरफ हो गया था। तो फिर मैंने क्या किया कि अपना कोचिंग सेंटर भी स्टार्ट कर दिया बीएससी में। तो उसमें मैं पढ़ाता था 11th-12th वाले लोगों को, स्टूडेंट्स को। सही है, सही है। तो यूजुअली सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड वाले लोग आते थे। उसमें स्टेट बोर्ड वाले भी अगर आना चाहें तो आ सकते थे, कि उस टाइम पे सिलेबस तो सेम ही था, उतना कुछ नहीं था। तो बस उनको भी मैं बुला लेता था, तो उनको साथ साथ में पढ़ाता रहा और खुद पढ़ता रहा। तो बीएससी के बाद मेरा क्वालिफाई हो गया बीएचयू के लिए, एंट्रेंस एग्जाम दिया। तो बीएससी कंप्लीट होने के तुरंत बाद मैंने मास्टर्स किया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। तो और ये बिना किसी तैयारी के स्टार्ट हुआ था, क्योंकि मैं पढ़ा रहा था तो कॉन्सेप्ट तो अपने आप स्ट्रॉन्ग हो ही गए थे। राइट। उसके बाद फिर मैं पहुंच गया बीएचयू, और फिर बीएचयू की लाइफ तो क्या ही कहना। बीएचयू एक बार जो पहुंच जाता है तो बीएचयू की लाइफ, हाँ नॉस्टैल्जिया। एक्चुअली क्या है ना कि होता है ना, बीएचयू कहता है कि स्टूडेंट तो 2 साल के लिए आते हैं या 3 साल के लिए आते हैं, मतलब बीएससी एमएससी कर रहे हैं तो 5 साल के लिए। लेकिन उन 2 साल में भी बीएचयू अपना अंदर से ऐसे रहता है ना कि तुम बीएचयू को कभी भूल नहीं सकते हो। राइट। कि आज भी मैं जब बीएचयू जाता हूँ ऐसे लगता है कि इससे बेहतर जगह कोई नहीं है। काशी मेरे लिए यूपी में सबसे फेवरेट जगह है। अच्छा। पहला कर्म प्लेस मेरा ललितपुर रहा है, लेकिन मैं अभी तक जो बेस्ट प्लेस मानता हूँ काशी। वहाँ एक अलग ही फील है। सही बात है। मैं वैसे आपको मैं बताऊं कि काफी गेस्ट, मतलब 4-5 गेस्ट मेरे बीएचयू के आए हैं और सबने यही सेम बात। अरे वाह, क्या बात है। अलग है। बीएचयू लाइफ ही अलग है। एक बार सबको अगर जो सुन रहे हैं और देख रहे हैं और अगर बीएससी एमएससी करना चाह रहे हैं तो एक बार बीएचयू वाली लाइफ जरूर जी के देखें। मैं तो कहता हूँ एक बार अगर आप बीएचयू पहुंच गए तो आपको लगेगा कि आप बहुत बड़ी दुनिया में आ गए, और वहां से अपॉर्चुनिटीज बहुत खुल जाएंगी। क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड 100 साल पूरे हो गए हैं बीएचयू को, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक से एक साइंटिस्ट लोग हैं, पॉलिटिशियन है वहां पे, तो कॉन्टेक्ट्स बहुत है। और बीएचयू वाले जहां भी मिलते हैं ना, कभी पीछे नहीं हटते हैं हेल्प करने से। जहां भी अगर बोल दो कि मैं बीएचयू एलुमनाई हूँ तो वो हेल्प जरूर करेंगे आपकी। राइट। तो बीएचयू से आपने अपनी एमएससी किया, और उसके बाद फिर पीएचडी करना था। लेकिन फिर बाद में मेरे को क्या हुआ कि एक डिग्री कॉलेज में मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर मिल गया गेस्ट फैकल्टी पे। ओके। तो फिर ललितपुर में मैंने वहां पे लगभग 2-3 साल पढ़ाया। उसके बाद फिर मैंने इधर आईसर भोपाल में 1 जनवरी 2020 को पीएचडी ज्वाइन कर ली प्रोफेसर अमित पॉल के अंडर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट था।
तो तब से लेके अभी मेरा 2 दिसंबर 2025 को पीएचडी कंप्लीट हुआ और अब मैं पोस्ट डॉक की तरफ मूव कर रहा हूँ। राइट राइट, कांग्रेट्स, बहुत बहुत कांग्रेट्स, आपकी पीएचडी कंप्लीट हुई। तो भैया ये जो गैप हुआ इसमें, मतलब आपने एमएससी की फिर 2-3-4 साल आपने गेस्ट फैकल्टी के तौर पे पढ़ाया ललितपुर डिग्री कॉलेज में किसी, और फिर आप इसमें आए, मतलब पीएचडी करने आए। क्या सोचा था आपने, क्यों आना था इसमें, मतलब पीएचडी करनी क्यों थी? पीएचडी का ऐसा था कि जब मैं डिग्री कॉलेज में पहुंचा तो आपको एकेडमिकली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ओके ओके, तो एकेडमिकली स्ट्रांग होने का मतलब डिग्री वाइज ऐसा? हाँ, डिग्री वाइज, क्योंकि अगर आप नेट करके किसी इंस्टीट्यूट डिग्री कॉलेज में पढ़ा रहे हैं तो प्रमोशन आपका स्लो होगा। लेकिन अगर आप पीएचडी कर रहे हैं, नॉर्मली क्या होता है, लोग यूनिवर्सिटी से भी कर लेते हैं, छोटी मोटी यूनिवर्सिटी पार्ट टाइम भी कर लेते हैं, बट जो सीखने को हमें किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में या किसी आईआईटी या किसी आईसर में मिलता है ना, इस इंस्टीट्यूट की वजह से आप वर्ल्ड लेवल पे स्टैंड करना स्टार्ट कर देते हो। तो मैं अपने आप को और ग्रो करना चाह रहा था कि मैं वर्ल्ड लेवल पे भी फाइट कर सकूं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अब आईसर जाऊंगा या आईआईटी जाऊंगा। तो मैंने आईआईटी आईसर में इंटरव्यू दिया, फिर फाइनली मैंने, ये घर से पास भी था, इंस्टीट्यूट भी अच्छा था, तो फिर मैंने आईसर भोपाल को सिलेक्ट किया। तो नेट क्वालिफाई करके आप यहाँ पे आए थे? हाँ, ओके, जेआरएफ था, ऑल इंडिया रैंक 51 थी मेरी उस टाइम। तो फिर मैंने तो वहाँ डिग्री कॉलेज में जब पढ़ाते थे तो वो भी नेट के बेस पे ही आप वहाँ पे भी था। तो फिर मैंने दोबारा क्वालिफाई किया। पर भैया एक बात और मुझे थोड़ा सा, मतलब मुझे क्वेश्चन आ रहा है कि क्योंकि आप बीएससी से ही टीचिंग की तरफ थोड़ा सा थे, तो क्यों आपने सोचा कि मतलब आके फिर मैं रिसर्च में, क्योंकि आप रिसर्च में जब आते हो, मैं आइजर की बात करूं, आईआईटी की जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूं, यहाँ पे आने के बाद आप बहुत ज्यादा टीचिंग में तो इन्वॉल्व नहीं रह सकते, आप पूरा रिसर्च में हो जाते हैं। तो वो थोड़ा छूट नहीं जाता है? नहीं, ऐसे देखो, अगर मैं बात करूँ ना तो बेसिक तो हम लोग पढ़ते ही रहते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत तो केमिस्ट्री से अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो हमें उसका बेसिक तो आना ही चाहिए, तो हमें बेसिक पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है। तो केमिस्ट्री एक्चुअल हम लोग कंपटीशन के हिसाब से देखें तो वो तो छूट जाता है, बिल्कुल सही, बट रिसर्च के हिसाब से आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट टच में रहते हैं, क्योंकि रिसर्च और वो टीचिंग थोड़ा डिफरेंट तो हो जाता है। लेकिन मैं फिर आ रहा हूँ ना, एकेडमिकली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, कि अगर 2 लोग खड़े हैं, एक नेट वाला एक पीएचडी वाला, तो रिस्पेक्ट दोनों की उतनी ही है, बट आप अपने आप से एक होता है ना सेल्फ सेटिस्फेक्शन, वो बहुत जरूरी है। तो वहां पे मेरे को क्या है कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा था, एक तरीके से ये कह लो स्वीट पॉइजन था वो मेरे लिए। तो फिर मुझे लगा कि मुझे पीएचडी की तरफ मूव करना चाहिए। तो आज के शशांक को और मैं डिग्री कॉलेज वाले शशांक को जब देखता हूँ तो जमीन आसमान का अंतर है। कौन सा ज्यादा सही है? मुझे ये वाला ज्यादा ठीक लगता है, क्योंकि उस टाइम पे मैं किसी फॉरेनर से बात करने में हेजिटेट होता था, ये लगता था करूं या ना करूं, कैसे कर पाऊंगा मैं बात। लेकिन आज मैं खुद बाहर घूम चुका हूं, तो मेरे को अब पूरा वर्ल्ड ऐसे लगता है कि सब हमारे ही लोग हैं। पहले लगता था कि दुनिया बहुत बड़ी है, अब लगता है कि दुनिया तो बस हमारे ही है, और बहुत छोटी है दुनिया, इसको जितना घूम पाओ तो घूम लो, और जितना ऐसे वहाँ के लोगों के साथ कांटेक्ट बना पाओ कांटेक्ट बनाओ। राइट, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, काफी अच्छा जर्नी रहा आपका। तो भैया थोड़ा आप अपने रिसर्च के बारे में बताइए ना दर्शकों को, कि आप रिसर्च करते क्या हो? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है आपका? हाँ, वैसे अगर ब्रॉड एरिया रिसर्च में बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री आता है, क्योंकि केमिस्ट्री में 3 ब्रांच होती है ना, इनऑर्गेनिक, फिजिकल और ऑर्गेनिक। कई यूनिवर्सिटीज में एनालिटिकल भी स्टार्ट करते हैं, जैसे बीएचयू में एनालिटिकल एक अलग ब्रांच है, और उसके बाद फिर फॉरेंसिक भी स्टार्ट कर दिया। तो बीएचयू में टोटल 5 चलती हैं, लेकिन यूजुअली टोटल 3 ही है, इनऑर्गेनिक, फिजिकल एंड ऑर्गेनिक। तो मेरा फिजिकल केमिस्ट्री बैकग्राउंड रहा है एमएससी में, और यहाँ पे भी फिजिकल केमिस्ट्री। अब फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट रहा है। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी स्पेसिफिक टॉपिक हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी बहुत वास्ट है। तो उसमें भी मेरा एक स्पेसिफिक जो मेरा थीसिस टाइटल था वो ट्रांजिशन मेटल बेस्ड नैनोमैस फॉर ऑक्सीजन इवोल्यूशन रिएक्शन था। तो ऑक्सीजन इवोल्यूशन रिएक्शन एक तरीके से आप ये मान लो कि जैसे पानी है, वाटर, H2O। तो H2O को जब ब्रेक करते हैं तो किसमें ब्रेक होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो बेसिकली हम ऑक्सीजन को इवॉल्व करना चाह रहे थे कि ऑक्सीजन इवॉल्व हो, बाहर निकले
निकले, और जो हाइड्रोजन बचा है तो हाइड्रोजन को हम एज अ गैस के फॉर्म में कन्वर्ट करें, एज अ फ्यूल। हाँ, ठीक है, तो एज अ फ्यूल हमें, तो ये जो ऑक्सीजन है हम लोग तो बोल देते हैं ना, जब बीएससी एमएससी में पढ़ते हैं या स्कूल लेवल से ही स्टार्ट कर देते हैं कि H2 इज इक्वल टू H2 प्लस O2, इस तरीके से 2 है वो बैलेंस करना है, तो 2H2 इस तरीके से। तो जितना आसान लगता है ना वाटर को तोड़ना, उतना आसान था नहीं। ठीक है, तो क्योंकि मिनिमम थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल जो इसका है 1.23 वोल्ट है, मतलब अगर 1.23 वोल्ट हम लोग पोटेंशियल दे रहे हैं तभी ये वाटर H2 प्लस O2 में टूटेगा, अदरवाइज नहीं टूटेगा। मतलब हाँ, ये मिनिमम बैरियर है, थ्रेशोल्ड। और अगर एनर्जी थर्मोडायनेमिकली बात करें तो अप्रोक्स 237 किलो जूल पर मोल, मतलब एक मोल को तोड़ने में 237 किलो जूल, जूल भी नहीं, किलो जूल एनर्जी लगती है। तो मेन बेसिकली ये फंडा ये था कि हमें वाटर को ब्रेक करना है H2O2 में, लेकिन फिर ये जो ऑक्सीजन होता है ना, ये ऑक्सीजन भी इतनी आसानी से नहीं निकलता है। वो भी कहता है मैं इतना आसानी से क्यों निकलूं, क्योंकि अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड देखें तो वो डबल बॉन्ड है, राइट, और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है, तो उसको भी निकालना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। तो इसीलिए वो जो बैरियर है ना 237 का, तो वो लगता है, बट इससे ज्यादा ही ओवर पोटेंशियल की जरूरत होती है, पोटेंशियल ये रहता है। तो इसमें ऑक्सीजन, तो सिंपल ये है कि हम ऑक्सीजन को अलग कर लेंगे, बाकी जो बचेगा वो हाइड्रोजन है, एज अ फ्यूल हम लोग हाइड्रोजन को यूज कर, और उसको कहीं पे भी यूज, और उसको आजकल तो कितना गवर्नमेंट इनिशिएट कर रही है कि हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना चाहिए। ग्रीन एनर्जी तो अभी ग्रीन एनर्जी भी हो गया, हाइड्रोजन फ्यूल है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की तरफ भी मूव कर रहे हैं। तो इन सब में हम लोग जिस तरीके का काम करते हैं, तो एक तरीके से कैटलिस्ट डिजाइनिंग का काम कर रहे थे। राइट, सही है। तो भैया अच्छा ये बताइए शशांक भैया, जैसे आपने एमएससी अपनी कंप्लीट कर ली 2016 शायद, 16, हाँ। ओके, आपने 2020 में ज्वाइन किया PhD, बिल्कुल, और अभी 2026 के राउंड आप 6 चल रहा है, राइट, कंप्लीट हुआ। बिल्कुल। अभी गैप अगर आप देखोगे एमएससी से PhD का तो 10 साल का हो गया, राइट। कुछ एक मिनिमम एज क्राइटेरिया भी है जिसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, वो शायद 35 ईयर्स है। हाँ, अगर IIT आइसर की बात करें तो नहीं, क्योंकि आप अगर यहाँ से PhD तो आप एलीट इंस्टीट्यूट ही, राइट। तो मतलब ये कहीं पे थोड़ा सा रिग्रेट नहीं देता, मतलब क्यों? जैसे अभी मैं क्योंकि वो जो बीच वाले 3 साल थे वो काफी इंपॉर्टेंट, अगर आप वहां ना गैप करते तो शायद अभी आप 2-3 पोस्ट डॉक भी कर चुके होते, और शायद अभी आप मेरे सामने होते तो आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर। बिल्कुल। तो वो वाला डिसीजन मतलब कैसे आप इसको हैंडल करोगे, मुझे ये नहीं करना। हाँ, क्यों, देखो कभी कभी अगर अकेले में बैठ के सोचता हूँ ना, कि वो 4 साल, बस इतनी लाइन मैं याद करता हूँ ना, वो 4 साल, तो वो 4 साल अगर गैप नहीं होते तो हो सकता मैं कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर होता, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, IIT आइसर में होता। लेकिन रिग्रेट इसलिए नहीं है कि वहां भी मुझे एक्सपीरियंस मिला, कुछ, क्योंकि कभी कभी ये होता है ना कि हमें छोटी जगह को हम लोग एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं, तो छोटी जगह पे पढ़ाने से भी मेरे को एक्सपीरियंस मिला कि हमें अगर छोटे इंस्टीट्यूट में हम या छोटे डिग्री कॉलेज में पढ़ा रहे हैं तो वहाँ के लोगों के साथ कैसे बॉन्डिंग रखनी है, कैसी उनकी सोच होती है, तो उनके साथ कितना हमें लिमिटेशन रखना चाहिए, क्योंकि होता है कि इंसान होते हैं तो हर तरीके के होते हैं, कहीं भी जाओ। तो वहाँ मेरे को ग्रोथ, मैंने पहले से बताया कि ग्रोथ नहीं लगी, तो इसलिए मैंने तुरंत स्विच किया कि मैं इधर आऊंगा। तो थोड़ा सा रिग्रेट था, बट बात वही है, लाइफ की जर्नी है, सबकी जर्नी अलग अलग होती है, और जो चूज कर लिया उसको निभाइए। तो और दूसरा ये भी है कि जो विधाता ने लिखा है ना वो तो हो गई होगा, वो राम रच रखा है, ठीक है। तो कितना भी कुछ हाथ पैर मार लो, मारते रहोगे हाथ पैर, होगा वही जो उसने लिखा है। तो ये लाइफ की जर्नी है। जैसे हम एक थर्मोडायनेमिक, अगर हम केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक मैंने खुद अपना, जब मैं पढ़ाता था तो मैं स्टूडेंट्स को ये बोलता था कि एक तो स्टेट फंक्शन होता है, एक पाथ फंक्शन होता है। तो इंसान आपके पाथ फंक्शन को नहीं देखता है, बिल्कुल सही। आप कितना भी अच्छा कर रहे हैं, जैसे किसी ने IAS का एग्जाम दिया, किसी ने कितनी मेहनत की,
10-10 घंटे 20-20 घंटे पढ़ा लेकिन नहीं हुआ तो अल्टीमेटली सामने वाले क्या बोलेंगे, पढ़ा नहीं होगा। इसलिए तो जो लाइफ की जर्नी है वो एक पाथ फंक्शन है, और पाथ को एंजॉय करना भी कभी कभी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाए वो गाइडेंस बहुत अच्छा कर देंगे। अभी मेरे से अगर कोई बोलेगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो मैं बहुत अच्छी सलाह दे पाऊंगा सामने वाले को, ठीक है। तो क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो एक होता कभी शिक्षक जो होता है ना, टीचर कौन बनता है, या तो वो जो लंबी रेस के लिए आगे बढ़े और वहां तक नहीं पहुंच पाए, तो वो शिक्षक बन जाते हैं कि जो मैं नहीं कर पाया मैं अपने स्टूडेंट्स को कराऊंगा। तो यही चीज है कि लोग जो उस फील्ड से नहीं होते हैं तो लोग सेलिब्रेट करते हैं आपके स्टेट फंक्शन को, बट जिसने जर्नी है और जो उस फील्ड से है तो वो पाथ फंक्शन भी देखता है। और अगर आपको एक बैलेंस बना के रखना है ना सोसाइटी में या पूरे वर्ल्ड में, तो इन दोनों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा, चाहे वो पाथ फंक्शन हो या स्टेट फंक्शन हो। राइट। ठीक है, तो शशांक भैया इसको तो काफी अच्छे से आपने बताया। अच्छा ये तो बताइए, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है और उसने एमएससी करी और वो उसका जेआरएफ क्वालिफाई, बिल्कुल, अभी उसके पास आप वाली ही सिचुएशन है, उसको मान लीजिए कहीं गेस्ट फैकल्टी का ऑफर है, क्योंकि गेस्ट फैकल्टी में भी 50,000 रुपए महीना मिलता है, और वहीं पे अगर वो जेआरएफ या एसआरएफ ज्वाइन करता है, जेआरएफ बेसिकली पहले तो ज्वाइन करेगा तो उसको 37,000 रुपीज पर मंथ मिलेंगे। अभी उसके पास ऑप्शन है कि वो पीएचडी करे या फिर वो गेस्ट फैकल्टी में चला जाए। आपके हिसाब से आप अभी क्या सजेशन देंगे उसको? मेरा तो सजेशन ये रहेगा सबसे पहले कि आपको देखना है कि आपका बैकग्राउंड क्या है। कैसा बैकग्राउंड? फैमिली बैकग्राउंड। ओके, मतलब फैमिली बैकग्राउंड, आप अगर लखपति हैं, करोड़पति हैं, ओके, तो आप अगर चाह रहे हैं कि एमएससी के बाद गेस्ट फैकल्टी ज्वाइन करना है, तो ऐसे लोगों को मैं कहूंगा कि गेस्ट फैकल्टी ज्वाइन मत करो। ओके, मतलब जिनका अगर आपका फाइनेंशियली स्टेबल है, पूरा फैमिली फाइनेंशियली स्टेबिलिटी है और अच्छा खासा फैमिली कमा रही है, तो उनको सजेशन यही रहेगा कि पीएचडी करो, बाहर निकलो और भी अच्छा करोगे, क्योंकि फैमिली मान लीजिए 10 कदम बढ़ी है, आप 20 कदम भी बढ़ सकते हो। ओके। और अगर फैमिली बैकग्राउंड ठीक नहीं है, मतलब है, तो पीएचडी ज्वाइन करो, या अगर कोई पोस्ट ऐसी मिल रही है कि कहीं पे कोई कंपनी मिल जा रही है, एमएससी के बाद होता है ना कि प्रोजेक्ट में ले लेते हैं कंपनी, तो वो ज्वाइन करो, क्योंकि उसके बाद फिर आप जैसे जैसे कंपनी स्विच करते जाएंगे तो वैसे वैसे आपका एक्सपीरियंस भी काउंट होगा और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आती जाएगी। तो पीएचडी में ये है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल रहेंगे, केवल 5 साल के लिए रहेंगे, उसके बाद फिर वही है कि आगे क्या। तो आपके हिसाब से जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, उनको नहीं करना चाहिए पीएचडी? करना चाहिए। आप अगर अपना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ना सोच के आप अपना ये चाहते हैं कि आपको मेंटल स्टेबिलिटी भी रहे, आप अगर अपनी मेंटल स्टेबिलिटी उतना रख पा रहे हैं कि ठीक है 5 साल बाद जो होगा देख लेंगे, तो करना चाहिए बिल्कुल। अगर आप अपना मेंटल स्टेबिलिटी आगे 5 साल बाद भी यही सोचेंगे कि मुझे आगे फाइनेंशियली स्टेबल होना है, तो आप पहले ही हो जाओ, पीएचडी से पहले ही हो जाओ। ओके, तो ये वाला टाइम कहीं और यूटिलाइज करो जिससे आपको एक्सपीरियंस भी मिले और आपकी सैलरी में भी थोड़ा थोड़ा बिल्कुल हाइक मिलता रहे। क्योंकि अभी मेरे साथ के कुछ ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने नहीं किया पीएचडी, कहीं दूसरी प्राइवेट कंपनी ज्वाइन कर लिया, कोई प्राइवेट कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लिया, तो आज वो बहुत फाइनेंशियली स्टेबल है, 30-35-40 लाख रुपए कमा रहे हैं। और अभी अगर मैं स्टार्ट करूं पीएचडी के बाद उसी तरीके से, तो वही 5-7 लाख 8 या 10 लाख इस तरीके से, इससे ज्यादा तो स्टार्टिंग नहीं मिलेगा। राइट। ठीक है, तो भैया अच्छा ये बताइए आपकी क्योंकि आपने 2020 में ज्वाइन किया, कोर्स वर्क शायद आपका हुआ होगा और कोरोना आ गया, राइट? बिल्कुल। तो कैसे कोरोना ने इफेक्ट किया आपकी रिसर्च की जर्नी पे? मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका एक्सटेंड हुआ है टाइम वो कोरोना की वजह से। बिल्कुल सही, यस। एक्चुअली जो मेरे को 6 साल लगा वो मेरा 5 साल के अंदर पीएचडी हो जाता, क्योंकि जैसे ही मैं जनवरी में ज्वाइन किया तो उसी टाइम पे न्यूज में आया कि केरला में कोरोना वायरस वाला कोई मिला है, और उसके बाद धीरे धीरे फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड फैल गया और धीरे धीरे इधर आ गया। तो मार्च में मैं फिर गया तो था मैं अपना डिग्री वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेने, फिर से मैं बीएचयू ही गया था कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट ले आऊं उधर से। फिर मैं घर पहुंचा तो मैं सर को कॉल किया, सर आ जाऊं, तो कहने नहीं इंस्टीट्यूट बंद होने वाला है, वहीं रहो। तो 7-8 महीने का लगभग जब जो मेरा लर्निंग फेज था ना पीएचडी का,
वो मेरा पूरा छूट गया, क्योंकि एक्चुअली जब स्टूडेंट नया ज्वाइन करता है तो वो उसका लर्निंग फेज होता है कि कैसे रिसर्च पेपर पढ़ने हैं, लैब में काम कैसे करना है, लैब कल्चर क्या है, प्रोफेसर को समझना है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये तो मैं कुछ समझ ही नहीं पाया, लैब कल्चर, प्रोफेसर कैसा है, ये सब मैं नहीं समझ पाया। फिर बाद में मैं इधर आया तो बीच में कोर्स वर्क कंप्लीट हुआ, उसके बाद कुछ इंटरनली वो होते हैं जैसे ग्रेजुएट हो गया, वो सब कंप्लीट किए। तो ये करते करते मेरे को 1.5 साल हो गया, काम कुछ सीखा नहीं। उसके बाद काम मेरा शुरू हुआ था जुलाई 2021 में, यानी पूरा 1.5 साल बाद। उसके बाद मैंने सीखा कि कैसे रिसर्च पेपर पढ़ते हैं, कैसे प्रोजेक्ट डिजाइन करते हैं। तो मेरा जो प्रोजेक्ट डिजाइन हुआ मार्च 2020 में मेरा प्रोजेक्ट डिजाइन हुआ, यानी 2 साल से ऊपर लग गया। तो कोरोना ने मेरे को इफेक्ट तो दिया है कि तगड़ा वाला। ओके। जो आपने कहा कि एक बात की 2021 जुलाई के बाद आपने पेपर पढ़ना सीखा और ये रिसर्च प्रोजेक्ट डिजाइन करना सीखा। अभी आपको 4-5 साल का रिसर्च का एक्सपीरियंस है। पेपर खैर हम लोग पढ़ते ही रहते हैं। आपके हिसाब से पेपर पढ़ना कैसे चाहिए? अगर कोई केमिस्ट्री बैकग्राउंड का या फिर किसी एक जनरल बैकग्राउंड से भी आ रहा है वो, और उसको कोई पेपर उठाया उसने, तो उसको पढ़ना कैसे चाहिए? स्टार्टिंग में तो पहले जब नहीं आता था पढ़ना, पहले मैं वो बताता हूँ कैसे। मैंने जैसे टॉपिक मेरे प्रोफेसर ने मेरे को दे दिया कि ये तुम्हारा टॉपिक है। फिर जहां भी मैं ऑक्सीजन इवोल्यूशन रिएक्शन देखता था वो सारे पेपर पढ़ना स्टार्ट कर देता था। यही यानी हाँ, ये गलतियां होती हैं स्टूडेंट के साथ कि जहां भी उसे वो दिखी, क्योंकि स्टार्टिंग में पता नहीं रहता है ना, तो वो सब पढ़ने लगते हैं। तो मेरे साथ भी वही हुआ था कि जितने वो देखे, वो काम के हों या ना हो, वो सब मैं पढ़ लेता था। बाद में लगता था ये तो मेरे काम का ही नहीं है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आइडिया लगा, थोड़ा बहुत सीनियर से भी पूछा उतना, तो उन्होंने बोला कि ये देखना है कि कौन सा मेटल लेके, जैसे एक टॉपिक दिया है तो उस टॉपिक को स्पेसिफाई करो, उस टॉपिक से रिलेटेड पहले पेपर देखो, वो पूरा पढ़ो, उसका बेसिक पढ़ो। पहले बेसिक पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे ऑक्सीजन एवोल्यूशन है तो उससे रिलेटेड जितने उसके क्राइटेरिया हैं या जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ऑब्जेक्टिव उसके, पहले उसको टारगेट करो कि वो पॉइंट्स कवर हो रहे हैं उस पेपर में या नहीं हो रहे हैं। तो पहले वो पॉइंट्स तो केवल हमें जो एब्स्ट्रैक्ट होता है और कंक्लूजन होता है, उनसे ही बुलेट पॉइंट्स हमें मालूम चल जाते हैं कि हमारे फील्ड से रिलेटेड है या नहीं है। तो पहला फोकस करना है एब्स्ट्रैक्ट पे, फिर जाना है कंक्लूजन पे। रिजल्ट डिस्कशन में क्या हो रहा है वो मतलब नहीं है, क्योंकि इतने से आइडिया लग जाएगा कि वो तुम्हारे फील्ड का है या नहीं है। उसके बाद फिर इंट्रोडक्शन थोड़ा पढ़ लो, अगर है पूरा रिसर्च से रिलेटेड कि जो मटेरियल यूज कर रहे हैं उसी को स्पेसिफाई किया है, तो बस फिर वहां से पहले एब्स्ट्रैक्ट पढ़ें, कंक्लूजन पढ़ें, और फिर अगर आपको रिलेवेंट लगता है तो आप इंट्रोडक्शन, तो फिर इंट्रोडक्शन में जाए। तो इंट्रोडक्शन में अगर हो गया तो फिर रिजल्ट एंड डिस्कशन है। राइट। ठीक है भैया। अच्छा, एक चीज और मुझे जानिए, जब आप पेपर पढ़ते हो, मतलब क्या ये जो आप रूल बता रहे हो, ये इंट्रोडक्शन का और फिर ये कंक्लूजन पढ़ने का, जो आपने एक स्ट्रक्चर बताया, ये किसी भी फील्ड में चल सकता है, राइट? हाँ, ये कॉमन मैंने बताया है, ये कॉमन का कि बेसिक आपको उससे रिलेटेड बेसिक पढ़ना है। कि जैसे मैंने मान लो कोबाल्ट मेटल यूज किया और उससे रिलेटेड जो मटेरियल बन रहा है तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ लो, जितना भी बेसिक है उससे रिलेटेड कहाँ किस फील्ड में कैसे यूज हो रहा है वो पढ़ लो। और उसके बाद फिर स्पेसिफिकली अपने टॉपिक पे आ जाओ कि उसमें कितने तरीके से लोगों ने यूज किया है। तो क्या इसमें जैसे आपका कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप होगा, क्या वो भी देखना है कि मेरे पास यही एक्सपेरिमेंटल सेटअप है और इतना है उसका, क्योंकि सबका एक लिमिटेशन है, राइट? तो क्या उसी मेथड का यूज करके ही काम किया गया है कि नहीं, उससे भी हम लोग पेपर थोड़ा मतलब डाई डाउन कर सकते हैं ना, कि पहले मेरे पास 50 थे, अभी मेरे पास 10 ही बचे हैं, ऐसा कर सकते हैं? हाँ, ऐसा हुआ था कि स्टार्टिंग में मेरे जो पीएचडी सुपरवाइजर थे उन्होंने एक प्रपोजल दे रखा था मुझे कि इस हिसाब से काम करना है।
तो मैं उस तरीके से काम किया, तो उसमें मुझे उतना मतलब सक्सेस नहीं मिला। तो मैं सर के पास जाता था, मैंने कहा कि सर थोड़ा इसमें इतना आरपीएम तक वो सेंट्रीफ्यूज करना है, मतलब 10,000 12,000। तो एक दो लैब के साथ था किसी लैब में, तो उसमें जाके मैं करता था। बाद में फिर होता है ना कि जब आपका काम स्टार्ट हो जाता है तो फ्रिक्वेंटली करना है। अब कहीं पे क्या है, दूसरे की लैब है, खाली है, वो इंस्ट्रूमेंट है, इक्विपमेंट नहीं है, तो फिर मैंने सर को बोला कि सर ये खरीद लेते हैं। तो सर ने बहुत अच्छी सलाह दी कि करना क्यों है, कुछ ऐसा डिजाइन करो कि कम सोर्स में बहुत अच्छा हो पाए। तो वो मेरे को क्लिक किया, मैंने कहा अब मैं ये करूंगा ही नहीं। फिर मैंने दूसरे तरीके से अपना प्रोजेक्ट डिजाइन करना स्टार्ट किया, और उसमें मुझे 3 से 4 महीने लगे और हो गया। तो जरूरी नहीं है कि जैसा वो बोल रहे हैं वैसा ही करना है, अपने अकॉर्डिंग भी, क्योंकि 7 से 8 पेपर सफिशिएंट है, वो मैक्सिमम 10 सफिशिएंट है, और उनसे सारे बुलेट पॉइंट बनाओ। 10 पेज 10 पेपर हैं, 10 पेज में अलग अलग बुलेट पॉइंट सामने रख लो, और उसको सब मिक्स करके एक अपना आइडिया आसानी से निकल जाएगा, आराम से निकल जाता है, आराम से निकल जाएगा। राइट, सही, एकदम बहुत अच्छा तरीके से आपने बताया। अगर कोई फॉलो करेगा तो उसको बहुत चीजें पता चल जाएंगी और आराम से उसकी पीएचडी होगी। बिल्कुल। रिसर्च प्रोजेक्ट भी मिल जाएंगे और कैसे पेपर पढ़ना है वो भी हमने डिस्कस कर ही लिया। भैया अच्छा ये बताइए, जैसे आपने ड्यूरिंग आपकी पीएचडी ये एआई वाला बूम आया है, राइट, चैट जीपीटी और परप्लेक्सिटी और पता नहीं मतलब करोड़ों के मॉडल्स, राइट। तो कैसे एआई ने आपकी जो रिसर्च है उसको कैसे हेल्प किया, उसको एक्सेलरेट किया, डी एक्सेलरेट किया, क्या हुआ? मुझे ये जानना है कि एआई का इफेक्ट क्या है आपकी रिसर्च में। देखो, आज से 3 साल पहले जब मैं पीएचडी ज्वाइन किया था 2020 में, तो मुझे एआई का कोई भी नॉलेज नहीं था। उस टाइम पे मैंने सुना भी नहीं था ऐसा कुछ, वो बूम ही नहीं था ना। हाँ, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ ऑनलाइन चीजें चल रही थी, ऑनलाइन मीटिंग करना सीखे लोग, ऑनलाइन प्रेजेंटेशन देना सीखे लोग, और यूट्यूब चैनल स्टार्ट काफी हुए। उस टाइम तक तो कुछ नहीं था। जब मैं अपना पहला पेपर लिख रहा था 2022 में, तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत स्टार्ट हो गया था एआई, चैट जीपीटी वगैरह का। तो मैं अपना पेपर लिख के सर को दिया, तो सर मेरे को पूछे कि चैट जीपीटी से तो नहीं लिखा। मेरे को समझ नहीं आया कि भाई ये चैट जीपीटी होता क्या है। तो मैंने कहा सर क्या बोले आप? तो बोले चैट जीपीटी। मैंने कहा सर आई डोंट हैव एनी आइडिया। तो कहने लगे ओके ठीक है, दैट्स फाइन। तो फिर बाद में मैं आके सर्च किया ये होता क्या है चैट जीपीटी। उसके बाद सर्च किया, उसके बारे में देखा कि कितना हेल्पफुल है ये, तो रिसर्च को, आपके कॉन्सेप्ट को और भी इजी बना देता है। मींस उस टाइम मतलब 2023 के आसपास उतना एडवांस नहीं था ये चैट जीपीटी, अब तो बहुत एडवांस हो गया है। तो अब इजिली हमें बस केवल अपना डेटा उसमें फीड करना है, क्योंकि अब बहुत सारे लोग उसमें फीड कर चुके होंगे, स्टार्टिंग में उतना फीड नहीं गया होगा, अब फीड कर चुके हैं डेटा, तो अब बहुत एक्यूरेट आंसर देगा। और उसको ये भी बोल दो एक्सप्लेन इट इन इजी लैंग्वेज, तो वो और अच्छे से इजी लैंग्वेज में। तो पहले ऐसे था कि पहले क्वेश्चन कोई पूछता था तो मुझे ढूंढने में 2 से 3 दिन लग जाते थे। ओके। अब ऐसा हो गया है कि अगर कोई क्वेश्चन पूछा और अगर नहीं आता है मुझे रिसर्च से रिलेटेड, तो मैं उसको चैट जीपीटी पे डालता हूँ, आधे घंटे में मुझे उसका आंसर मिल जाता है। तो रिसर्च आसान हुई है, और कॉन्सेप्ट भी, मतलब एग्जैक्ट आंसर वो नहीं देगा, बट वो आंसर ऐसे दे देगा कि आप उनसे डॉट कनेक्ट कर लोगे इजीली। ओके। तो मतलब कि ये जो मॉडल्स आए हैं, ये जो एआई का बूम आया है, उससे रिसर्च में थोड़ा मदद ही मिली है, हेल्प मिली है। बिल्कुल, मदद तो बहुत मिल रही है, राइट। तो इससे क्या रिसर्च का जो टेम्परामेंट है, जैसे बहुत सारे और भी रिसर्च पेपर्स लोग लिखते रहते हैं, थोड़ा ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर कि कैसे लोग इस मॉडल्स के आने के बाद कैसे बिहेव कर रहे हैं। कुछ लोग हैं पूरा उसी पे डिपेंडेंट हो गए, काफी लोग हैं जो खुद से लिखना ही भूल गए हैं, ऐसे भी केसेस हैं। तो क्या रिसर्च में भी ऐसा हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि ये चीज होती है ना कि अगर हर चीज का एक प्रोज और कॉन होता है, तो अगर कोई चीज आपको सुविधा दे रही है तो उतना वो आपके लिए नुकसानदेह भी है। तो आपके हिसाब से क्या है सोल्यूशन? अगर मैं ऐसे देखूं कि पहले आप पेपर मैंने जो लिखा था पूरा अपना दिमाग लगा के लिखा था, दूसरा पेपर मैंने दिमाग लगा के तो लिखा, लेकिन थोड़ा बहुत हेल्प इसकी भी ली, चैट जीपीटी की भी। तो आज के स्थिति में मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं चैट जीपीटी, तो उनका जो थॉट प्रोसेस है ना, थिंकिंग लेवल
वो बहुत कम हो गया है। हर चीज अगर कुछ भी सामने वाले से पूछते हो ये बता, अरे चैट जीपीटी पे डाल लो, हो जाएगा, बता देगा। तो अब वो पढ़ना भी नहीं चाह रहे हैं कि चैट जीपीटी है, एआई है, सब बता देगा। तो उससे क्या है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी वीक हो रहे हैं, और एक शार्पनेस होती है जो माइंड की कॉन्सेप्ट से, कि रिफाइन होता है माइंड। जब आप खुद से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, चीजें सीखते हैं, वो लाइफ टाइम रहता है आपके साथ। लेकिन अब जो एआई के से लोग आंसर दे रहे हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए है, बस हो गया। क्योंकि पहले होता था आपने किताब पढ़ी, राइट, एक बार नहीं 2 बार पढ़ी, नहीं समझ आया तीसरी बार पढ़ी, तो वो धीरे धीरे पूरी किताब भी याद हो गई और साथ ही साथ क्वेश्चन के आंसर भी निकलना स्टार्ट हो गए। तो क्रिटिकल थिंकिंग वाला जो मामला तो क्रिटिकल थिंकिंग धीरे धीरे लोगों की कम हो रही है। राइट। तो मतलब ये जो यंग जनरेशन आ रही है, तो उसको आप कुछ सजेस्ट करिए ना कि कैसे उनको ये एआई, क्योंकि ये टूल है, इसको एज ए टूल हम यूज नहीं करेंगे तब भी पीछे रह जाएंगे, तो हमें यूज करना है। तो आपके हिसाब से इसको कैसे यूज करना, उसका कुछ क्या एक पाथवे या कुछ आप बता सकते हो क्या? हाँ, जो न्यू जनरेशन आ रही है ना, ये फुल्ली डिपेंडेंट हो गई है चैट जीपीटी एआई पे। राइट। तो और क्योंकि उन्हीं लोगों से मैंने भी सीखा है, ठीक है, लेकिन मैं उनको यही बोलता हूँ, मैं क्योंकि उनको मैं देखता रहता था कि जब देखो उनका चैट जीपीटी खुला रहता था। राइट। तो उनसे मैं कुछ भी क्वेश्चन अदर पूछता था, अगर जैसे किसी को एमएससी के बाद गेट का एग्जाम देना है या नेट का एग्जाम, तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछता था, वो बता ही नहीं पाते थे। तो मैं बोला कि भाई कब तक चैट जीपीटी के भरोसे रहोगे, कम से कम पहले टेक्स्ट बुक पढ़ना स्टार्ट करो, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर करो। टेक्स्ट बुक नहीं है तो रेफरेंस बुक पढ़ो, तब जाके अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो फिर चैट जीपीटी का हेल्प लो। लेकिन टेक्स्ट बुक और जो रेफरेंस बुक है वो तो पढ़ना ही। रीडिंग इज इम्पोर्टेंट, रीडिंग स्टडी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो आगे आने वाले टाइम पे आप सिर्फ डिपेंडेंट हो जाओगे कंप्यूटर के, लैपटॉप के और एआई के। सामने वाले को आप डिबेट भी नहीं कर पाओगे अगर रीडिंग नहीं कर रहे हो। तो रीडिंग जरूरी है, जितना रीडिंग करोगे कॉन्सेप्ट उतने क्लियर होंगे और उतना ही ज्यादा आपका एक होता है ना थॉट्स में क्लैरिटी आएगी। तो चैट जीपीटी एआई यूज करना हेल्पफुल है, बट लिमिट में करना है। रीडिंग नहीं छोड़ना है। तो वो करते रहना है और उसको एज अ टूल ही यूज करना है, उसको एक टूल ही समझना है कि अगर कहीं हमें कील ठोकनी है या स्क्रू ड्राइवर है तो वो उसको एज अ, तो ऐसे ही चैट जीपीटी है तो एज अ टूल यूज करो, बाकी फिजिकल वर्क मेंटल वर्क करना जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है भैया, तो शशांक भैया ये बताइए, जैसे आप जो है आपकी जो एकेडमिक जर्नी रही है वो आपने शुरू किया ललितपुर के एक डिग्री कॉलेज से, आपने वहां से बीएससी की। आप मतलब कि एक स्टेट जो कॉलेज होता है वहां पे भी पढ़े हो, फिर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि बीएचयू अपनी वहां से भी पढ़े, फिर आप एक इंडियन इंस्टीट्यूट में जो कि आइजर है। तीनों का ट्रांजिशन आपने देखा है। बिल्कुल। मुझे जानना है कि तीनों के, अगर मैं एक टिपिकल बच्चे को उठाऊं जो है पढ़ने में ठीक ठाक है, उनकी तीनों की थिंकिंग में क्या क्या डिफरेंस आता है? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि लोग इसको समझना नहीं चाहते हैं। इवन अगर हम लोग छोटे डिस्ट्रिक्ट से या किसी गांव के स्टूडेंट को समझाने की कोशिश करते हैं तो वो क्या करते हैं कि गवर्नमेंट जॉब की तरफ ज्यादा जाना चाहते हैं। बोलते चाहे उनको 10,000 या 15,000 की गवर्नमेंट जॉब मिले तो वो उनका थॉट प्रोसेस रहता है। तो ये चीज मेरे अंदर भी पहले थी, लेकिन मेरे एक जीआईसी जब मैं 10th से 11th में पहुंचा तो जीआईसी में एक लेक्चरर आए अमित शुक्ला। तो वो क्या थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे और उन्होंने पीएचडी ज्वाइन किया था एनसीएल पुणे में। तो जब वो आए तो उन्होंने ललितपुर में क्रांति ला दी, मतलब केमिस्ट्री की दुनिया में और एजुकेशन में। तो मैं मानता हूं कि ही इज द वन जिसने पूरे ललितपुर का स्टूडेंट के अंदर थॉट प्रोसेस चेंज किया है। इवन क्योंकि सबका तो थॉट प्रोसेस चेंज नहीं होता, 100 में से 5 या 6 लोगों के तो थॉट प्रोसेस चेंज हुए। बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। और वही 5 से 10 लोग उनके टच में हैं, बाकी 90 लोग उनके टच में नहीं है। तो उनको उतना वो भी नहीं है, उन्हें लगता है कि मैं आया इस फील्ड में, मैं अभी गया था दिसंबर में तो मैं मिलता रहता हूँ उनसे। और उनके फ्रेंड आइसर भोपाल में भी हैं, अंबुज पांडे, ठीक है, तो प्रोफेसर अंबुज पांडे, तो बहुत अच्छे इंसान है वो भी, मैं मुलाकात होती रहती है उनसे भी मेरी। तो दोनों ही बहुत अच्छे हैं। तो ललितपुर में क्रांति का श्रेय मैं उनको देता हूँ एजुकेशन फील्ड में।
और उन्होंने माइंड को मतलब कैसे सोचना है और हमें हमेशा आगे अच्छे करता रहना है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब कितने हैं, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में देखें, अब स्टार्टिंग में तो क्लास में 500 लोग होते हैं, अब गवर्नमेंट 500 लोगों को तो दे नहीं देगी। तो उन्होंने ये सिखाया कि सोचना कैसे है और कैसे आगे बढ़ना है और कैसे इंडिपेंडेंट बनना है। कि कुछ भी करो, 1 लाख रुपए तो आराम से तुम कमा ही सकते हो जहां भी जाओगे। तो मेरा उनसे यही बातचीत चलती रहती है, तो उन्होंने चेंज किया है। तो मैं जो ऐसे छोटे डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं उनको तो मैं यही कहता हूँ कि भाई गवर्नमेंट जॉब अच्छा है, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देती है, लेकिन अगर आपको वर्ल्ड के साथ फाइट करना है ना, तो आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा और अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा। अच्छे इंस्टीट्यूट से बीएससी एमएससी करके भी आप जॉब ले सकते हैं, लेकिन लाइफ एक ही है, कुछ अच्छा ही करके आगे बढ़े तो क्या ही। राइट। नहीं तो मुझे अभी जानना है, जैसे आप स्टेट से जब आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, बिल्कुल ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वहां से स्टेट यूनिवर्सिटी में आपको कुछ एक मेंटोर में कह सकते हैं मिले, जो कि बहुत अच्छे थे, जिसने आपका माइंडसेट बदला और आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में चले गए पीजी की डिग्री करने। फिर पीजी में क्या ऐसा, मतलब वहां का कोई स्टूडेंट, अगर पीजी में कोई स्टूडेंट है, उसका क्या मेंटल सिचुएशन है या वो उसका थॉट प्रोसेस क्या है? और जब आप ट्रांजिशन करते हो आइजर जैसे इंस्टीट्यूट पे, आईआईटी में करते हो, तो फिर क्योंकि आप दोनों का एक्सपोजर लेते हो, वहाँ के स्टूडेंट्स के साथ रहे हो, यहाँ के स्टूडेंट के साथ रहे हो, क्या है दोनों का थॉट प्रोसेस क्या है? ये जो मैंने अभी बताया वो 11th-12th वाला बताया था। बीएससी में भी मैंने देखा था कि बहुत से लोग जो उस डिग्री कॉलेज में थे उनका भी यही थॉट था कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बीएससी कर ले रहे हैं, एमएससी कर ले रहे हैं, हमें तो बैंक एसएससी की तैयारी करेंगे, यही हमारी जिंदगी है, ललितपुर हमें छोड़ना नहीं है। या जो भी जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करेगा वो ये लोग को रिलेट कर सकते हैं कि हमें अपना घर नहीं छोड़ना है, यहाँ आसपास जॉब मिल जाए तो वो ज्यादा ठीक है। लेकिन तो ये थॉट प्रोसेस रहता है। लेकिन उसमें तो फाइनेंशियल कंडीशन का भी तो रोल है ना यार। हाँ, वो तो मैंने बोला ही है। तो अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन नहीं सही है, मेरा अगर नहीं है तब का सही है, मैं भी एक लोअर मिडिल क्लास से आता हूँ, तो मैं तो यही सोचूंगा कि आसपास कुछ, हाँ, वो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में यही बोला था कि आपको देखना है कि आपका बैकग्राउंड कैसा है। तो थॉट प्रोसेस के लिए आप चेंज कर सकते हैं, बट सामने वाला अपना स्टेबिलिटी देखेगा ना, तो आप लोगों को नहीं बदल सकते हो, पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा। क्योंकि ये जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं ये पहले खुद को ही तो बदलते हैं, फिर वो करोड़ों कमाते हैं, उसके बाद वो ये बोलते हैं कि पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। जब हम निकलते हैं, एक गरीब इंसान जब निकलता है ना, तो उसके लिए पैसे की वैल्यू बहुत होती है, क्योंकि बिना पैसे के वो इजीली ट्रेवल नहीं कर सकता है। अगर कोई ट्रेन से का सफर करता है और उसको वो फ्लाइट में सफर कर रहा है, तो ये बहुत उसके लिए बड़ा अचीवमेंट होता है। तो थॉट प्रोसेस वही था कि अगर हमें छोटे डिग्री कॉलेज में गाइडेंस उतना अच्छा नहीं मिलता है, क्योंकि रेगुलर क्लासेस तो लगती हैं, प्रोफेसर सारे अच्छे होते हैं क्योंकि वेल क्वालिफाइड हैं, प्रोफेसर सारे अच्छे हैं, बट पहली चीज होती है बैकग्राउंड, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखते हैं वो लोग। और जैसे ही बीएचयू में मैं गया तो वहां पे तो वो बड़ी दुनिया है, उसको तो मैं ये मानता हूँ कि बड़ी दुनिया, इंडिया के हिसाब से भी बड़ी दुनिया है और वर्ल्ड के हिसाब से भी, क्योंकि अगर हम वर्ल्ड में भी जाएंगे, कहीं बोलेंगे कि बीएचयू है तो वो कहेंगे बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी है। तो वहाँ के लोगों के साथ बॉन्डिंग मेरी बहुत अच्छी हुई। बीएससी में जो मेरे थे, क्योंकि मेरा थॉट प्रोसेस थोड़ा था कि कुछ हटके करना है अच्छा अलग, तो मेरे वहाँ के 1-2 लोग हैं, राम कुमार हो गया और अमन वगैरह, और भी 7-8 लोग बहुत फ्रेंड्स हैं। तो बहुत एक लिमिटेड सर्किल बना 2-3 लोगों का। उसके बाद फिर जैसे ही इधर पहुंचा बीएचयू, तो बीएचयू के 95 लोगों की क्लास थी, कम से कम मैं अभी 60 लोगों के कांटेक्ट में हूं। क्यों? क्योंकि मेरा मेंटल लेवल और उनका एग्जैक्ट मैच करता है, इसलिए तो ये चीज बहुत जरूरी है। और यहाँ आइसर आए, सब अपने हैं। तो ये चीज मैंने ऑब्जर्व की कि जब छोटी जगह से बड़ी जगह आते हैं, तो आप छोटी जगह के लोगों को चेंज नहीं कर सकते इजिली। उनको तभी कर सकते हैं जब 7-8 लोग ड्राइविंग फोर्स लगाएं और बैकग्राउंड भी, या आप कुछ अच्छा कर दें जिससे वो इन्फ्लुएंस हो, तो वो चीज होती है। और क्योंकि बड़े इंस्टीट्यूट में तो जो भी आते हैं ना, उनका थॉट प्रोसेस क्लियर होता है कि हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है। लेकिन जो छोटे डिग्री कॉलेज इंस्टीट्यूट, उनका थॉट प्रोसेस क्लियर नहीं। तो गोल्स को लेके जो क्लैरिटी है वो ऐसे बड़े इंस्टीट्यूट में ज्यादा रहती है। ओके, ठीक है। तो भैया अच्छा ये तो बताइए, जैसे मैं ये भी देखा हूँ, आपको मैं बताऊं,
ये भी आप भी शायद नोटिस किए होंगे कि जब मैं बीएचयू जैसे या फिर डीयू जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एक यूनिवर्सिटी में मतलब मैं पढ़ता हूँ, वहां से अगर मैं एमएससी करता हूँ तो मेरा जो नेक्स्ट स्टेप रहता है ना, वो मैं सोचता हूँ कि या तो मैं आईआईटी में चला जाऊँ या आइजर में चला जाऊँ। ये आप ये नोटिस करोगे आईआईटी और आइजर में मोस्ट ऑफ मतलब मैं 40% या 50% लोगों कहूंगा वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ही आ रहे हैं पीएचडी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एमएससी खुद ही आप आईआईटी या फिर आइजर से कर लेते हो एमएससी या एमएस, तो फिर आपका अगला गोल बन जाता है बाहर जाने का। यस यस बिल्कुल यही चीज में था ना, तो ये क्लैरिटी ऑफ गोल्स कि वो हर इंसान ये चाहता है कि उसको जिस जगह पे रह रहा है वो कुछ अच्छा करे। एक स्टेप है, आप एक सीढ़ी चढ़ गए, तो अगर आप पहले ही एक सीढ़ी चढ़ गए, मान लिया मैंने बीएससी किया डिग्री कॉलेज स्टेट यूनिवर्सिटी से, तो मेरा पहला स्टेप वो था। लेकिन अगर किसी का पहला ही स्टेप आइसर हो गया मीन्स उसने बहुत कुछ अचीव कर लिया, और वो मेरे से, अगर वो एज में भी छोटा है ना, वो मेरे से एज में बहुत मतलब अगर एक्सपीरियंस वाइज बोले या वर्ल्ड लेवल पे फाइट कर रहे हैं, वो मेरे से बहुत आगे निकल गया। अभी यहाँ से जो एमएससी कर रहे हैं, एमएस कर रहे हैं, वो मेरे लेवल के हैं। मैं पीएचडी हूँ लेकिन वो मेरे लेवल के हैं। अब वो आगे जब पीएचडी करेंगे तो वो बाहर जाने का सोचेंगे। तो मुझे ये नहीं समझ में आता ना, जैसे बीएचयू भी है, वो भी तो एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसका एटलीस्ट इंडिया में आप जो कह रहे हो वर्ल्ड लेवल में भी नाम है। तो क्या वहां पे एमएससी में ऐसे बच्चों को नहीं मोटिवेट किया जाता या फिर उनको ऐसा नहीं माहौल मिलता कि वो वहां से एमएससी करके बाहर चले जाएं या फिर फॉरेन से पीएचडी करें? क्यों ऐसा नहीं? अगर किसी के फैमिली में अगर ऑलरेडी वो कोई बाहर है और बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, कोई आईएएस पीसीएस है और उसका स्टूडेंट अगर वहां से एमएससी कर रहा है, तो उनका रहता है कि वो बाहर कहीं निकले आईएएस पीसीएस की तैयारी। बात करो, क्यों इंस्टीट्यूट में ऐसा माहौल नहीं? इंस्टीट्यूट में माहौल इसलिए नहीं बन पाता है क्योंकि बीएचयू में बात ये है ना कि बीएचयू छोड़ना क्यों किसी को अच्छा नहीं लगता है, एकदम देसी फीलिंग आती है वहां पे। और वहां पे ये नहीं रहता है कि हम विदेश जाएंगे, अरे गुरु हम यही सब कर लेंगे, जो होगा यही होगा। नहीं, लेकिन आप ये तो समझिए, अगर मान लीजिए उनको जाना पड़े या फिर वो अगर जाएं, जा सकते हैं, जैसे बीएचयू जैसी जगह से ऑब्वियसली जा सकते हैं, क्योंकि वहां पे भी रिसर्च बहुत अच्छी है। मैं देखता हूँ वहां पे लोग बहुत अच्छी रिसर्च कर रहे हैं, मेहनती है वो, कोई एग्जाम क्वालिफाई करके ही वहां पे पहुंचे, मतलब दे आर एलीट, अच्छे लड़के। क्यों नहीं जा रहे हैं, मुझे ये जानना है। ये तो और ऐसा भी नहीं है अगर कोई वहां पे आया है भैया तो उसके अंदर पोटेंशियल है, और बाहर जाने के लिए जब आप पीएचडी बाहर करने का सोचते हो तो बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइटेरिया आप पे नहीं है, क्योंकि फॉरेन में आपको इतनी फेलोशिप मिल जाती है कि आप अपने जो दुख हैं, दुख वाले दिन है, उसको काट सकते हो। तो वही मुझे नहीं समझ में आता, क्यों ऐसे लोग, क्यों वहां के लोग नहीं अप्लाई करते बाहर? क्योंकि मैंने 100 अगर आपके 95 लोग उस क्लास में थे, आप 95 लोगों का अगर आप डेटा निकालोगे, या तो वो कहीं इंडिया में ही पीएचडी पे हैं, और या तो कुछ लोग अपना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करके उसमें चले गए। कोई उसमें से बहुत रेयर होगा। हाँ, एक दो लोग हैं जो वहां से एमएससी करके बाहर निकले हैं, वो भी हैं। तो मैं बता तो रहा हूँ क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन यही यार रेशियो देखोगे आइजर में, आईआईटी में, तो यहाँ पे ज्यादा है। हाँ, वहां पे उतना, जैसे यहाँ पे जो फैकल्टी हैं वो फाइट कराते हैं हम लोग को वर्ल्ड लेवल से, लेकिन वहां पे नहीं है। अगर मैं अपना केमिस्ट्री में बात करूं, टीचिंग बहुत अच्छा है, वहाँ के प्रोफेसर बहुत टैलेंटेड हैं, और वहाँ जो पढ़ा देते हैं उससे आपका इजीली नेट क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है। तो वहाँ का जो टीचिंग का पैटर्न है वो है नेट क्वालिफाई कराना। यहाँ पे नहीं है ऐसा? यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे बच्चे खुद से पढ़ते हैं स्टूडेंट कि हमें नेट क्वालिफाई करना है। लेकिन वहाँ पे जिस तरीके से सिलेबस, टीचिंग कैसी है? यहाँ पे टीचिंग अच्छी है, लेकिन बीएचयू के कंपैरिजन यहाँ के स्टूडेंट एमएससी कर रहा है आइसर का, और बीएचयू का स्टूडेंट एमएससी कर रहा है। दोनों को एग्जाम में बिठा दो नेट के लिए, ज्यादा चांसेस हैं कि बीएचयू से जो एमएससी कर रहा है वो नेट क्वालिफाई करेगा, क्योंकि वहां पे माइंडसेट रहता है पहला कि हमें नेट क्वालिफाई करना है, गेट क्वालिफाई करना है। ओके। और गेट में अगर कोई अच्छी रैंक लेके आता है तो कोई डीएसटी में साइंटिस्ट बनता है। लेकिन मुझे ये समझ में आ रहा है कोर्स स्ट्रक्चर तो सेम है ना दोनों? नहीं, कोर्स स्ट्रक्चर, क्योंकि ऑटोनोमस बॉडी है ना, तो हर एक इंस्टीट्यूट का अलग अलग होता है कि उन्हें कैसे डिजाइन करना है। लगभग अगर मैं एमएससी की बात, जैसे मैंने तो एमएससी में देखा अपना बीएचयू का और यहाँ का, यहाँ पे मैंने टीएसएफ किया,
हाँ वो मतलब पढ़ाया वही जाएगा, लेकिन जितना डीपली बीएचयू में टॉपिक वाइज और एग्जाम ओरिएंटेड, इन डेप्थ पूरा एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाते हैं, उतना आइसर में नहीं है। तो आपके हिसाब से क्या सही है? मेरे हिसाब से अगर आप नेट क्वालिफाई करके असिस्टेंट प्रोफेसर जल्दी बनना चाहते हैं तो बीएचयू ज्यादा बेटर है। फिर तो गलत है ना फिर, बीएचयू ज्यादा बेटर है। अब बीएचयू फिर तो बीएचयू यही ट्रेन कर रहा है ना कि आप नेट क्वालिफाई करके कहीं पे जाओ पीएचडी करो इंडिया में ही। हाँ, आईआईटी बीएचयू का मैं नहीं बोल सकता क्योंकि आईआईटी बीएचयू में भी है, लेकिन मैं बीएचयू का अगर है तो वहां पे आपको ये सिखाया जाएगा कि आप नेट गेट क्वालिफाई करो और गवर्नमेंट जॉब लो। क्यों? यही तो मेरा क्योंकि भारत में जब स्टेबिलिटी की बात आती है, हर कोई कितना भी कोई मोटिवेट कर ले, लेकिन सबको आती है कि हमें जॉब लेनी है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या कुछ अच्छी जगह साइंटिस्ट बनना है। तो वहां पे इस तरीके का माइंडसेट है कि साइंटिस्ट बनना है या तो गेट के थ्रू बन जाओ जल्दी बार्क में जाके, या बार्क का एग्जाम दे के चले जाओ। यहाँ भी है, बट वहां के स्टूडेंट ज्यादा अच्छे से एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। वहां उस तरीके का नर्चर किया जाता है स्टूडेंट को। तो मतलब मैं इसको क्या समझूं कि मतलब जो बीएचयू में आप पढ़ते हो या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हो, तो वहां पे जो एमएससी की क्लासेस हैं वो इंडिया लेवल के जो एग्जाम्स हैं उनको क्वालिफाई करने के ओरिएंटेशन से बनाई जाती है। हाँ। और जब आप आईआईटी आइजर से करते हो एमएससी, तो वहां पे क्या ज्यादा रिसर्च रिसर्च ओरिएंटेड ज्यादा रहता है। रिसर्च ओरिएंटेड ज्यादा रहता है। तो मतलब कि जो रिसर्च का एक्सपोजर आईआईटी आइजर्स में मिल जाता है अर्ली स्टेज स्टूडेंट्स को, वो बीएचयू वगैरह में नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। आपके हिसाब से क्यों? मतलब ये सही है या गलत है? या फिर अगर गलत है, या फिर मतलब कि आप चाहते हो कि नहीं दोनों होना चाहिए, राइट? क्योंकि बीएचयू में अगर अच्छी पढ़ाई हो रही है तो क्यों नहीं रिसर्च को भी एक्सपोजर दिया जाए? अगर मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, बहुत अच्छा है, और मैं रिसर्च में भी बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, तो तब तो मैं ज्यादा क्वालिफाइड हूँ बाहर जाने के लिए अपेक्षाकृत आइजर या आईआईटी की। तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? अगर देखो वहां पे जो मास्टर्स में केवल 6 मंथ का प्रोजेक्ट होता है केवल। ओके। अभी क्या है मेरे को नहीं पता, बट 2014 से 16 में बीएचयू में रहा हूँ, तो वहां पे ऐसा था कि एमएससी फर्स्ट ईयर में आपको मतलब पूरी क्लासेस रहेंगी, और जो मतलब पीजी लेवल की लैब होती है उसमें आपको बस जो कॉम्प्लेक्स बनाना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट करने हैं वो करो। और रिसर्च का एक्सपोजर दिया जाता है केवल एमएससी लास्ट ईयर में। ओके। तो अब लास्ट उतना 4 महीने में कोई उतना नहीं सीख पाता है। लेकिन यहाँ पे भी तो वही, और यहाँ पे नहीं है ऐसा। यहाँ पे ऐसा है कि अगर आप इंटर्नशिप करना, वहाँ के स्टूडेंट अगर इंटर्नशिप करने बाहर जाएंगे तो उनको रिसर्च एक्सपोजर मिलेगा, और अगर नहीं जा रहे हैं तो उनको रिसर्च एक्सपोजर नहीं मिलेगा। वो बस केवल वो एमएससी लास्ट ईयर में जो 4-5 महीने का होता है बस वही रहेगा उनके लिए। अगर इंटर्नशिप वहां से भी जाते हैं स्टूडेंट इंटर्नशिप करने बाहर, आईआईटी आइसर में या कुछ बाहर जाते हैं, तो उनका एक क्लैरिटी ऑफ थॉट्स कि अगर रिसर्च करना है तो वो पहले से अपना उस तरीके का सर्च करते रहते हैं और इंटर्नशिप करते रहते हैं, तो बाहर निकलते हैं। बट स्पेसिफिकली उस टाइम पे नहीं था कि रिसर्च ओरिएंटेड आपको मोल्ड करा जाए, वहां था एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करना। और यहाँ ऐसा है कि सेकंड ईयर थर्ड ईयर जैसे ही बीएससी या बीएस किया तो यहीं पे बहुत अच्छे अच्छे लैब्स हैं आइसर आईआईटीज में, तो कुछ स्टूडेंट यही इंटर्नशिप करना स्टार्ट कर देते हैं, समर इंटर्नशिप, विंटर इंटर्नशिप, इस तरीके की। तो सीनियर्स के साथ काम करते हैं। तो जब कोई एक स्टेट यूनिवर्सिटी से या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एमएससी करके यहाँ आता है, तो उस मोमेंट पे यहाँ का जो बीएसएम स्टूडेंट है और जो पीएचडी ज्वाइन करता है स्टूडेंट, वो इक्विवेलेंट होते हैं, और इवन जो एमएस और बीएस होते हैं वो ज्यादा टैलेंटेड होते हैं रिसर्च में। तो यहाँ जो स्टडी होती है वो रिसर्च ओरिएंटेड ज्यादा है, और आप वर्ल्ड में कैसे फाइट कर रहे हैं वो है। और बीएचयू या सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे आपको एग्जाम ओरिएंटेड और जॉब ओरिएंटेड स्टडी कराई जाती है। ओके, आपको वहाँ जॉब भी ऐसा नहीं मतलब क्लास 1 ऑफिसर बनेंगे, ठीक है, वो सही है। वो तो आप खैर साइंटिस्ट बन जाओगे या फिर अब गेट के थ्रू साइंटिस्ट बनते हो तो आप क्लास 1 या ग्रेड के ही ऑफिसर बनते हो। और मेरा एक और सवाल ये भी है कि तो मतलब कि क्या हमें पहले से ही, जैसे हमने बीएससी अपनी कंप्लीट करी
और अब मुझे अगर ये क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है कि अब मुझे जाके पीएचडी करनी है या फिर मुझे जॉब प्रोस्पेक्टिव लेना है, उस हिसाब से मैं चूज करूं क्या कि मुझे अपना एमएससी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करना है या फिर आईटी या आइजर से करना है, ऐसा करना चाहिए। बिल्कुल, ये ज्यादा बेटर होगा। हाँ। ओके, तो मतलब कि मैं पहले से ही मन बना लूं कि भाई मुझे कि किस तरीके से हमें क्या करना है आगे, तो वो पहले से आपको माइंड मेकअप करना पड़ेगा कि कहाँ ज्वाइन करना है। ओके ओके, उस पे अगर कर लेता हूँ तो मुझे थोड़ा सा ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा। और एक चीज का और एक्सपोजर का जो लैक मैंने एक आध लोगों से और बात किया, वो भी बीएचयू के थे। लैक ऑफ गाइडेंस, लैक ऑफ गाइडेंस कह सकते हो, या फिर उनने ये कहा कि जैसे मैं अगर आइसर की अपनी बात करूं या फिर आईटीज की बात करूं तो पूरे साल भर में एटलीस्ट 2 से 3 कॉन्फ्रेंसेस यहाँ पे होती हैं, राइट। और काफी कॉन्फ्रेंसेस के लिए हमें भी मोटिवेट किया जाता है कि तुम जाओ, राइट। आपके सुपरवाइजर बोल देंगे, मेरे सुपरवाइजर बोल देंगे, उनके पास कुछ मेल आ जाएगा कि भाई यहाँ पे कॉन्फ्रेंस है, आप भेजिए। तो मतलब कुल मिला के आप 5 से 6 कॉन्फ्रेंसेस, मतलब अगर मैं ऑन एन एवरेज बात करूं तो हर 2 महीने में आप एक कॉन्फ्रेंस जा रहे हैं। तो यही सेम बीएसएमएस स्टूडेंट्स के साथ होता है, तो इनको एक्सपोजर ज्यादा मिलता है अपेक्षाकृत यूनिवर्सिटीज में साल भर में एक कॉन्फ्रेंस या 2 कॉन्फ्रेंस ही होंगी। और वहाँ के जो स्टूडेंट है, जो आप कह रहे हो ना, वो थोड़ा स्किल वाला माहौल है, तो वो लोग चाहते भी नहीं कि और जगह जाएं, या फिर उनके जो टीचर्स हैं वो इतना नहीं इंटरेस्टेड हैं कि और भी कॉन्फ्रेंस में बच्चों को भेजें, जिससे उनको उतना ज्यादा रिसर्च का एक्सपोजर मिले। तो ये थोड़ा सा एक गैप है जो मेरे हिसाब से कि थोड़ा जैसे यहाँ वालों को थोड़ा और एग्जाम ओरिएंटेड बनाना चाहिए, जिससे इनके पास बी प्लान हो। मान लीजिए जो बाहर नहीं जा पा रहा है, उनके पास भी एक बी प्लान रहना चाहिए। बिल्कुल। और यूनिवर्सिटी लेवल पे ऐसा होना चाहिए कि भैया वहां पे आप एग्जाम तो नहीं करवा दे रहे हो, एक उनके लिए भी एक अच्छा एक माहौल बने। इसी पे मैं आता हूँ, इस पॉइंट पे। ये अच्छा पॉइंट है, हो सकता है भविष्य में ये इम्प्लीमेंट हो पाए यूनिवर्सिटीज में। तो अगर मैं जो कॉन्फ्रेंस वाली बात कर रहे हो ना, तो कॉन्फ्रेंस, बाहर की कॉन्फ्रेंस तो छोड़ो, यहाँ पे इन हाउस सिंपोजियम भी होते हैं आइसर में। तो इन हाउस सिंपोजियम में जैसे केमिस्ट्री है, तो अभी तक मैं इन हाउस सिंपोजियम 6 साल में 6 तो अटेंड कर ही चुका हूँ। बिल्कुल सही बात। अगर मैं कहीं बाहर भी नहीं जा रहा हूँ तो 6 कॉन्फ्रेंस में इन हाउस सिंपोजियम यहीं अटेंड कर लिया हूँ। और बाहर तो फिर जाना ही होता। इवन मैंने कम से कम 5 से 6 पूरा इंडिया में और एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी की है। तो ये आइसर का बहुत अच्छा, मतलब जिस तरीके से मोल्ड करते हैं और गाइडेंस मिलता है वो ये बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले बीएचयू में नहीं आ रहा, स्पेसिफिकली मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूँ। कोई भी हो, चाहे डीयू हो, सागर यूनिवर्सिटी हो या XYZ कोई भी हो ऑल इंडिया में, तो अगर वहाँ पे इन हाउस सिंपोजियम होना स्टार्ट हो जाए तो वहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि बीएससी स्टूडेंट को भी मोटिवेट करें कि ये कॉन्फ्रेंस हमारे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में हो रही है, फिजिक्स डिपार्टमेंट में हो रही है, मैथ में जो भी हो रही है, तो वहाँ जाना उनको अलाउ करें। और सबसे पहले कि फैकल्टी को भी इनिशिएट करना पड़ेगा, उनको एक्टिवली पार्ट लेना पड़ेगा। हाँ, कि वो पहले ऑर्गेनाइज कराएं इन हाउस सिंपोजियम। तो एमएससी स्टूडेंट भी इन्वॉल्व रहे उसमें। जैसे यहाँ पे वॉलंटियर बना देते हैं बीएससी स्टूडेंट को या एमएससी स्टूडेंट को, तो उससे क्या लीडरशिप क्वालिटी भी डेवलप होती है स्टूडेंट की। वहाँ पे लीडरशिप है लेकिन वो पॉलिटिक्स वाली है। बट अगर आपको फॉर्मली साइंटिफिकली लीड करना है, उसका थोड़ा लेक है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। ये चीज आईटीज आइसर की बहुत अच्छी है कि आपको फॉर्मली और एकेडमिकली लीडरशिप क्वालिटी भी सिखा देते हैं। तो हो सकता है भविष्य में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इन हाउस सिंपोजियम कराएं और स्टूडेंट्स को रिसर्च एक्सपोजर भी दें। और एक चीज और भी थोड़ा सा लैक मैं और भी मानूंगा इस मामले में। खैर मैं तो नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन मैं जितने लोगों से बात किया हूँ, जो मैंने बताया कि मेरे 4 से 5 गेस्ट बीएचयू के ही थे, तो वहां भी एक चीज और मुझे जो थोड़ा सा लगता है कि और अच्छा कर देना चाहिए कि जो बीएचयू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, अब जैसे मान लीजिए आपने कोई प्रोफेसर जरूर होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाने वाला है जो आपका फेवरेट रहा हो, या फिर आपकी उससे बात हो रही हो, उनको भी पता होगा कि हाँ शशांक शर्मा है जो आइजर भोपाल में गए पीएचडी करने, अभी उनकी पीएचडी हो गई, ये भी उनको पता होगा शायद। तो क्या उनको ये नहीं करना चाहिए कि जो उनके एलुमनाई स्टूडेंट्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं, खैर मैं ये आशा करता हूँ कि आपको कहीं ना कहीं पोस्ट डॉक मिलेगा, ठीक है, क्या उनको ये नहीं करना चाहिए कि आपको बुला के एक गेस्ट
लेक्चर काइंड ऑफ दिया जाए, जिससे वहाँ के जो एमएससी स्टूडेंट है उनको एटलीस्ट ये समझ में आए कि अगर शशांक भाई ये कर सकते हैं तो खैर मैं भी कर सकता हूँ, या फिर मैं और इससे और बेहतर कर सकता हूँ, क्योंकि शशांक भाई वहाँ जाके ये बोलेंगे कि भाई मैं गया IIT आइजर तक, तो इससे आगे भी जा सकता हूँ। ये चीज, ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, क्योंकि मैं अपने बीएससी इवन 12th मैंने बताया मैं शुक्ला, और जो मेरे बीएससी के भी फैकल्टीज रहे हैं फिजिक्स में, मैथ में या केमिस्ट्री में, मैं उनसे भी अभी टच में हूँ और एमएससी में भी टच में हूँ। तो बीएचयू मेरा अभी इस ड्यूरेशन में जाना हुआ था, तो बट फैकल्टीज मिले नहीं, मैं गया था मिलने के लिए, बट होता ना ऑफिस टाइमिंग, और मैं भी शॉर्ट टाइम के लिए, तो मुझे मेरी मुलाकात नहीं हो पाई थी। मैं ये पॉइंट रखता, लेकिन मैंने अपने बीएससी वाले जो फैकल्टीज हैं वहाँ ये पॉइंट रखा था जाके, कि सर आप जैसे अब एलुमनाई मीट तो कराने लगे हैं, लेकिन एलुमनाई मीट भी वो कराते हैं तो ज्यादा लोग जा नहीं पाते हैं, क्योंकि एक होता है कि व्यवस्था भी आपको करनी पड़ेगी उस तरीके से। तो मैंने उनको बोला था कि आप जैसे नैक ग्रेड ए हो गया है मेरा जो डिग्री कॉलेज है, तो ये चीज अच्छी है, मुझे देख के काफी वहाँ डेवलपमेंट हो रहा है। तो पहले वो फिजिक्स पढ़ाते थे, अभी वहाँ प्रिंसिपल भी हैं, अभी भी फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, और साथ में अभी फैकल्टी नहीं है तो मैथ भी पढ़ा रहे हैं वो वहाँ पे डिग्री को। तो मैंने उनको ये चीज बोली थी, सर जैसे हम लोग एकेडमिक्स में हैं तो आप एलुमनाई मीट कराइए, और जो जहां बाहर गया है कि मैं आईआईटी आइसर में हूँ, कुछ लोग आईआईटीज भी पहुंचे हैं, इवन कुछ फॉरेन भी पहुंचे हैं, तो आप ऐसे लोगों से सब टाइम लीजिए और उनसे मेल के थ्रू कांटेक्ट करिए, और जिनसे नहीं है तो आप कैसे भी करके उनसे कांटेक्ट करिए और एक प्रेजेंटेशन टॉक रखवाइए, जैसे यहाँ आइसर में होता है एलुमनाई मीट में जो स्टूडेंट्स निकल जाते हैं बहुत अच्छा अचीव कर लेते हैं, तो यहाँ कराते हैं। जैसे अभी एक केमिस्ट्री में हुआ था, श्रोईवाल करके हैं, वो आईएससी बेंगलोर में फैकल्टी हुए हैं, तो उनका एक पॉडकास्ट भी हुआ है। बिल्कुल सही बात है। हाँ। और उनको बुलाया है, और बहुत सारे एलुमनाई है जिनका एलुमनाई टॉक और अच्छा होता रहता है। तो यही सजेशन मैंने अपने डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल को दिया था कि ये होना चाहिए, और अगर आपको एजुकेशन फील्ड में आगे बढ़ना है और अपने स्टेट को तो छोड़ो, अपने डिस्ट्रिक्ट को अगर एजुकेशन में आगे लेके जाना है तो इस तरीके के प्रोग्राम करने पड़ेंगे। नहीं तो फिर वही सोच बनी रहेगी, कुछ लोग 12th करके अपना पुलिस में जॉब ले लेते हैं और कुछ कर लेते हैं। तो एकेडमिक 100% लिटरेसी जैसे केरला है और तो इस तरीके का अगर बनना है तो आपको अपने एलुमनाई को इकट्ठा करना पड़ेगा और उनको प्रमोट करना पड़ेगा। तो ये चीज बहुत अच्छी पॉइंट उठाई थी, तो मैंने इसको और थोड़ा एलोबरेट कर दिया, क्योंकि मेरे अंदर भी ये चीज थी। बिल्कुल कि तो आप जो है ये अगर आप जाओ बीएचयू तो आप वहाँ पे पॉइंट रखना, मतलब मैं तो खैर मेरा तो नहीं है मैं बोलता हूँ अगर ये ऐसा हो पाए, क्योंकि कई बार ना बहुत लोगों के मन में बहुत चीजें रहती हैं लेकिन वो नहीं कर पाते हैं, मतलब क्योंकि उनको दिख नहीं रहा है ना कि अरे यार ये भैया तो थे, नहीं बात हो पाती। लेकिन आप वहां जाओगे ना 3-4 बच्चे और आगे आपसे पूछे कि भैया आपने कैसे किया, क्या किया था, क्यों किया था, कैसे। इसमें भी मैं आ रहा हूँ, क्योंकि देखो गाइडेंस मुझे मिला बट उतना अच्छे से गाइडेंस नहीं मिला, क्योंकि उस टाइम ऑनलाइन नहीं था कुछ, और जितने लोग मिले तो ठीक है गाइडेंस अच्छा मिला, बट अब पूरा हर चीज हम लोग मोबाइल पे देख लेते हैं तो गाइडेंस स्टूडेंट्स को अच्छा मिल जाता है। अभी ये पॉडकास्ट हो रहा है और भी पॉडकास्ट हुए हैं और भी इंटरनेट पे चीजें अवेलेबल हैं, तो एक उनको भी क्लैरिटी आ जाती है। बट हमारे टाइम पे उतना ऑनलाइन जमाना नहीं था तो उतना क्लैरिटी नहीं मिली। ये वाला जो पॉइंट हमने डिस्कस किया कि भाई हर जगह कुछ ना कुछ जो है रिसर्च का जो माहौल है थोड़ा पहुंचना चाहिए, क्योंकि एकेडमिया को भी एक वायबल ऑप्शन की तरह लोग लें, ठीक है, वो उससे हमारा जो R&D है वो एज अ होल बहुत अच्छा। क्योंकि इंडिया में एकेडमिक्स उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। एग्जैक्टली। और अगर ये बात हम यूएस या जर्मनी या यूरोप की करें तो वहाँ पे जो ट्यूटर होता है, इवन टीचर होता है, उसको बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। यहाँ पे अगर किसी को बोल देंगे कि वो हमारे चाचा विधायक हैं 10 लोग कह देंगे वो हमारे रिश्तेदार हैं,
अगर यही कोई बोलेगा कि मेरे चाचा आईआईटी में प्रोफेसर, अरे होंगे प्रोफेसर। तो ये सब चीजें लोगों को थॉट, जब तक पॉलिटिक्स रहेगी, पॉलिटिक्स अच्छी चीज है, ऐसा नहीं है, मैं भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखता हूँ, तो पॉलिटिक्स बहुत अच्छी चीज है, बट उस पॉलिटिक्स के जरिए अगर एजुकेशन फील्ड में प्रोफेसर्स को, साइंटिस्ट को, टीचर्स को अगर रिस्पेक्ट मिलना स्टार्ट हो जाए तो वो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि जब एग्जाम्स होते हैं, पेपर लीक होते हैं, शिक्षक धरने पे बैठते हैं, तो जिन शिक्षकों ने पढ़ाया है पुलिस वालों को, वही उन उन्हीं पॉलिटिशियन के ऑर्डर के थ्रू उन टीचरों पे लाठियां चलाते हैं। तो ये पॉइंट खराब लगता है सोच के कि जो आपके फ्यूचर को बना रहे हैं उन पे आप लाठियां चला रहे हो, तो वो कभी कभी देख के दुख होता है चीजों को देख। ठीक है, वो भी कहीं आगे चल के चेंज होगा ही होगा। हाँ, तो ये चेंज होना बहुत जरूरी है कि इंडिया में एकेडमिक्स को भी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। राइट। अच्छा ठीक है भैया, तो अब चलते हैं थोड़ा और पीछे, और एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। आपने एमएससी 2016 में कर ली, फिर आपने डिग्री कॉलेज में पढ़ाने लगे, फिर आपने पीएचडी ज्वाइन कर ली 4 साल के बाद। अब इसमें आता है एक रोल आपकी फैमिली का। अब बात करते हैं कि आपकी फैमिली ने कैसे इसको परसीव किया, कि जब आपने कहा कि अभी मैं, क्योंकि उनको क्या दिख रहा था कि शशांक जो है वो एक फैकल्टी बन गया, अभी वो गेस्ट फैकल्टी है, वो पढ़ा रहा है, आगे चल के इसी में रहेगा, शादी ब्याह करेंगे, वो आगे सेटल हो जाएगा। आपने 4 साल बाद ये फैसला लिया कि नहीं मैं पीएचडी करूंगा। कैसे ये प्रोपेगेट किया आपने अपने फैमिली में? और मान लीजिए कोई और है तो वो कैसे अपने फैमिली में ये प्रोपेगेट कर पाएगा? मैं पहले ही हूँ अपनी फैमिली में जो पीएचडी किया हूँ। ऐसे बहुत से लोग होंगे, और हो सकता है इस पॉडकास्ट में भी बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जो अपनी फैमिली में पहले होंगे। तो इतना इजी नहीं होता है फैमिली को मनाना, जब उनको बोलते हैं कि हम बीएससी कर चुके हैं, एमएससी कर चुके, ऑलरेडी 12th के बाद 5 साल एकेडमिक्स टाइम स्पेंड कर चुके होते हैं, फिर 4 साल वैसे भी दे दिया मैंने उधर, तो 9 साल हो गए, फिर 5 साल ऐसे दे दिए, तो लगभग पूरा ओवरऑल अगर देखा 12th के बाद तो लगभग 15 साल की जर्नी हो गई है। और अगर यही कोई 12th करके, जैसे होता है ना कि कोई एक गवर्नमेंट एग्जाम, तो प्रमोशन होते होते वो, बट मेरे को लगता है ना कि यहाँ तक आना बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। आपको वही करना चाहिए जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन दे। हाँ, तो इसमें वही है कि फैमिली को मनाना थोड़ा सा मुश्किल था कि पीएचडी करना है, क्योंकि 5 साल की जो जर्नी होती है ना, बहुत लंबी हो जाती है। तो आपने कैसे करना? तो उसमें बस कुछ था, ये बोला मैंने कि अभी मैं देखो इधर डिग्री कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, हो सकता पीएचडी के बाद मैं आईआईटी में पढ़ाना स्टार्ट कर दूं। तो ऐसे कन्विंस किया। अब पीएचडी हो गई है, वो बोल रहे हैं कौन से आईआईटी में पढ़ाओगे? तो अभी मैंने कहा बताएंगे, अभी मैं पोस्ट डॉक कर लूं, उसके बाद बताता हूँ कौन सी आईआईटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाऊंगा। तो फिर अब उनको देखो पीएचडी तो करनी थी ना सुकून से, तो थोड़ा बता दिया कि आईआईटी। अब पूछ रहे हैं पीएचडी हो गई, बता दो। तो हमने बोला कि पोस्ट डॉक का 3 साल का क्राइटेरिया है, पहले पोस्ट डॉक कर ले। तो बोल रहे पढ़ते ही रहोगे क्या? हमने कहा कि पीएचडी को पढ़ना मान सकते हैं, पोस्ट डॉक पढ़ना नहीं है, क्योंकि वहां पे एज अ एम्प्लॉय ट्रीट होते हैं। चाहे वो हम लोग इंस्पायर फैकल्टी बने या पोस्ट डॉक है, तो एज अ एम्प्लॉय काम कर रहे हो, गवर्नमेंट बढ़िया टैक्स लेगी आपसे, सैलरी स्लिप बनेगी, सैलरी बनेगा, बढ़िया है। तो वो पढ़ना नहीं है, वो एज अ आप अपना एक्सपीरियंस वहां पे दे रहे हैं, और आपको एज अ रिसर्च साइंटिस्ट, प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट वहां पे ट्रीट किया जाएगा। तो अभी थोड़ा इसमें भी कन्विंस हो गया। अच्छा, तो कितना सैलरी होगा? तुमने कहा इतना होगा। हाँ, तब तो ठीक है, बढ़िया है, हाँ कर लो। तो अच्छा, ये मैं बताऊं भैया, जैसे मान लो मैं भी अपने घर वालों को, अगर जैसे हम हैं, आप हैं, और भी लोग, हम लोग मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से ही आते हैं, राइट? बस हमने कुछ अलग करने का सोचा और इस वाली जर्नी में आ गए। अब जर्नी में आ गए हो तो अपने आप ही कुछ ना कुछ रास्ता बन ही जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। और वो धीरे धीरे चीजें मिलती गई और हम लोग करते चले गए। अब जैसे क्या है ना, अगर हम अपने गांव में ही बोलते हैं तो लोगों को लगता है ना पीएचडी बस एंड है पढ़ाई का, राइट? इसके बाद क्या, इसके बाद तो प्रोफेसर कहीं बन ही जाना है, उनको लगता है। अब मैं ये नहीं उनको समझा पाता कि पोस्ट डॉक क्या है, तो मैं उनको ये समझाता हूँ कहीं कि जैसे ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन होता है,
सिर्फ डॉक्टरेट के बाद। बिल्कुल 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 सही, बिल्कुल सही, तो बिल्कुल। ऐसे करके तो फिर वो कहते हैं कि कितने साल का होता है, मैं कहा पोस्ट ग्रेजुएशन कितने साल का है? 2 साल। 2 साल का ही है। हाँ 2 साल का ये भी है, 1 साल का ही और ऐसे देख लेंगे ना, इंडस्ट्री में कर लेंगे। राइट, तो ऐसे करके वहां पे कन्विंस करके हमें जो है तो अभी ऐसे ही ठीक है, फैमिली को तो किसी तरीके कन्विंस कर लिया, बात आती है सोसाइटी की। बिल्कुल सही बात है। तो अब आईसर नए इंस्टीट्यूट बने हैं, तो आईसर कोई जानता भी नहीं है अभी। और हमारे यहाँ तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ललितपुर और झांसी वाला एरिया है वो एजुकेशन में आगे बढ़े, और उसमें मैं तो हमेशा आगे रहूंगा कि अगर एजुकेशन में लीड करने को बोला जाए मैं तो सबसे आगे रहूंगा कि यस आई एम द नंबर 1 हु कैन लीड इजली। तो मैं करूंगा, इसलिए मैं हर जगह अपने ललितपुर को प्रमोट करता रहता हूँ कैसे भी करके। हाँ, तो क्योंकि एजुकेशन आपको बहुत कुछ सिखा देता है, कैसे समाज में रहना है, कैसे बिहेव करना है, और वर्ल्ड लेवल पे भी कैसे फाइट करना है वो चीज़। तो इसमें एक मैं वाक्य बताता हूँ सोसाइटी का। तो मैंने उनको बताया आईसर में है, तो बोले अच्छा तो फैक्ट्री होगी वो तो। हमने कहा नहीं नहीं फैक्ट्री नहीं है। तो वो आईसर ट्रैक्टर वाली फैक्ट्री समझ ली है। मैंने कहा नहीं नहीं फैक्ट्री नहीं है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जैसा आईआईटी होता है वैसे ही आईसर है, ये 2008 में खोले गए थे। अच्छा अच्छा ठीक है, तो क्या पढ़ते हो वहां पे? हमने कहा हाँ पढ़ते भी हैं और रिसर्च भी करते हैं, तो पैसा भी, पीएचडी में पैसा भी मिलता है क्या? हमने कहा हाँ पैसा तो मिलता है। कितना मिल जाता है? हमने कहा जेआरएफ की जो फेलोशिप है, एसआरएफ की। अच्छा अच्छा तब तो बढ़िया है, लेकिन यही कहीं यूनिवर्सिटी से कर लेते पीएचडी तो वो क्या, क्योंकि मैं देखा हूँ ना कि जो लोकल वहां कर रखे हैं तो उन्होंने डिग्री खरीदी है। तो वो उनका थॉट है। अब उनको एक फिर बताया मैंने, ज्ञान पूरा दे रहे हैं। ज्ञान दे रहे हैं, हाँ ज्ञान पूरा दे रहे हैं। और इवन कुछ तो ऐसे हैं जो टीचिंग फील्ड में उनको भी नहीं पता आईसर क्या है। तो ये चीज मेरे को थोड़ा दुख दी कि भाई कि आप एजुकेशन फील्ड में आपको आईसर नहीं पता है, दैट मीन्स कि लैक ऑफ गाइडेंस है, और आप उतना एक्टिव नहीं रहते हैं। मतलब जो करंट सिचुएशन के साथ आप एक्टिव नहीं रहते हैं। तो ये फैकल्टीज का भी है, कुछ पुरानी जो हमारे डिग्री कॉलेज हैं वहाँ पे है, बट धीरे धीरे हम जैसे लोग ही चेंज करेंगे उसको। हाँ तो यही सब है। बाकी भैया अच्छा एक और लास्ट क्वेश्चन मैं लूंगा, ये तो बताइए आप, जैसे आपने बताया सोसाइटी का प्रेशर तो रहता है कि कहाँ क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्योंकि उनको अपने घर से ज्यादा आपके घर की पड़ी रहेगी। तो मेरा एक और सवाल है कि जैसे अभी अब पीएचडी जब कोई करता है ना, उसका 30 के अराउंड एज हो जाता है। बिल्कुल। आपने क्योंकि वहां भी 4 साल कर आप 30 या 30 प्लस है। मैं 30 प्लस हूँ, बट मुझे ये जानना है अभी क्या है, मैरिज का प्रेशर क्या है? मैरिज का भी तो प्रेशर आता होगा, वो सोसाइटी नहीं होता, अपने घर से भी आता है। हाँ घर से भी आता है। देखो सोसाइटी का तो उतना मैं प्रेशर नहीं लेता हूँ, राइट राइट, क्योंकि सोसाइटी है कुछ भी बोलेगी तो उतना, बट मैं मिलके रहता हूँ सबसे, चाहे वो सोसाइटी हो या कोई भी हो, उनको मैं थोड़ा कन्विंस करने की भी कोशिश करता हूँ। तो मेरे आसपास के जो लोग हैं मेरी बातों से कन्विंस हो जाते हैं, वो मेरे को अप्रिशिएट भी करते हैं। मैं ये सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, और वो मेरे को बहुत मानते भी हैं कि अगर उनको मैंने कुछ चीज बोली तो वो बोले कि अगर इसने बोली है तो वो सच है। तो ऐसा है कि मैंने अपना भरोसा जीत लिया है सोसाइटी के साथ। हाँ तो वो चीज है। तो अब फैमिली में जब मैं इधर पीएचडी ज्वाइन किया तो फिर जैसे ही कोरोना आया, अरे यार बहुत लोग शादी कर रहे हैं, कर लो यार, अब तो पैसा भी मिलने लगा है, तो हमने कहा कर लेंगे। अभी होता है ना कि अंदर से की आवाज, हाँ, जब तक अंदर से नहीं लगता है कि हाँ हम अब पूरी तरह से प्रिपेयर हैं शादी के लिए, तो इवन लोग 20,000 भी कमाते हैं तब भी उनको लगता है कि वो फाइनेंशियली स्टेबल हैं और वो शादी कर लेते हैं। मेरे को लगता है कि मेरे को 40,000 50,000 भी मिल रहा है, मैं फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हूँ। क्योंकि होता है ना कि आप लाइफ को कैसे देख रहे हैं, वो कैसे जीना चाह रहे हैं, वो आप ऊपर डिपेंड करता है। तो जब मैं अपना उस तरीके का लेवल अचीव कर लूंगा तो मैं कर लूंगा शादी। तो प्रेशर कैसे हैंडल? प्रेशर हैंडल ऐसे किया था कि मैंने बोला कि अभी तो नहीं करना है, 3rd ईयर में कर लेंगे। 3rd ईयर हुआ भैया, अब तो 3rd ईयर हो गया ना, हाँ वह 4th ईयर में, फिर 4th ईयर आया, पेपर का काम चल रहा है, अभी रिसर्च है, और अभी मैं रिसर्च पे ही फोकस करूंगा। तो ऐसे करते करते मैंने 5th ईयर निकाल दिया। फिर बोला कि हाँ जैसे ही पीएचडी होगा तुरंत कर लेंगे। पीएचडी हो गया, अभी बोल रहे हैं
कि कर लो। तो ये जो पीएचडी वाला ड्यूरेशन है वो तो मैंने निकाल दिया कैसे भी करके, क्योंकि भाई यहाँ मैनेज करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भी आपकी लाइफ डिसाइड करेगी आगे। अब करना पड़ेगा हाँ, ऐसा। तो अब तो करना पड़ेगा, बट तो अब बोलेंगे जब तो करूंगा। तो मतलब इसी साल ही मैं बता दूं सबको, सत्तान भाई ललितपुर के हैं, सबको शादी में इनविटेशन है। इसी चैनल पे आपको इनविटेशन मिल जाएगा। ठीक है भैया। तो और वो क्या दोस्तों का पर्सनल लाइफ है, ये सब तो पर्सनल लाइफ मतलब अब जैसे चैलेंजेस की बात मैं करूं तो ऐसा तो है नहीं कि पीएचडी बहुत ही स्मूथ रहती है। स्मूथ किसी की नहीं रहती। राइट। अब स्मूथ अगर कोई कह रहा है बहुत ज्यादा रही है तो मतलब वो झूठ बोल रहा है। Right? बिल्कुल। अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं। अब अप्स एंड डाउन्स कैसे कोई हैंडल करता है, सबका अलग अलग रहता है। कुछ लोग दोस्तों के साथ पार्टी करने चले जाते हैं, कुछ लोग हैं अकेले दौड़ते रहते हैं कहीं पे, कुछ लोग हैं जिम चले जाते हैं, कुछ लोग खेल लेते हैं। आपने उन चैलेंजेस को कैसे हैंडल किया और वो चैलेंजेस थे कौन से? हाँ, जब मैं स्टार्टिंग में आया कोरोना आया, उसके बाद मैंने जिम ज्वाइन कर ली। ये सच बात है कि मैंने जिम ज्वाइन की थी। अभी मैं नहीं लग रहा हूँ कि मैंने जिम क्योंकि एकदम मैं दुबला पतला हो गया, बट हाँ मैंने 2021 में जिम ज्वाइन की थी और 2021 से 2022 लगातार जिम की। हाँ, तो उस टाइम पे मेरा काफी वजन बढ़ा और फेस एकदम शाइन कर रहा है। तो उस टाइम तो रिसर्च का उतना प्रेशर नहीं था, नया नया था ना। तो जैसे जैसे आया तो अब होता है ना कि एक मेंटल प्रेशर भी स्टार्ट होता है, तो नींद भी पूरी, क्योंकि अगर आप जिम कर रहे हैं ना तो प्रॉपर नींद भी होनी चाहिए, मेंटल प्रेशर नहीं होना चाहिए। तो फिर धीरे धीरे हाँ, तो फिर उस टाइम तो मेरी बॉडी ठीक बन गई। उसके बाद फिर देख रहा हूँ कि थकान फील हो रही है, तो फिर वो मैंने जिम छोड़ दिया। फिर क्या किया कि लैब में काम कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, खाना खाने भी दोस्तों के साथ, हंसी मजाक कर रहे हैं। और जब छुट्टी हुई तो किसी, पहले मैं मतलब जो हिस्टोरिकल प्लेसेस होते थे, नेचुरल प्लेसेस होते थे, वहां विजिट करता था। फिर छुट्टी होने जैसे जैसे थोड़े और दोस्त और अच्छे अच्छे मिले। कुछ होते हैं ना डिवोशनल फ्रेंड्स भी होते हैं जिनका डिवोशन गॉड के तरफ रहता है, तो ऐसे लोग भी मिले। तो अब मेरा अब जो ज़्यादा इंक्लिनेशन है वो ज़्यादा टेम्पल्स की तरफ हो गया, उनके आर्किटेक्चर को समझना और वहाँ की क्या मान्यता है, तो वो सब चीज़ें समझना। तो इस तरीके से मैंने अपना मतलब जैसे ही छुट्टी होती थी तो वीकेंड्स में ऐसे निकल जाता था। बाकी चाय तो इम्पोर्टेंट है, अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो चाय पे चर्चा तो कर ही लेते हैं, अपना दुख बांट लेते हैं, 4 अलग अलग लैब के लोग आके। राइट। मैंने भैया ये भी सुना है कि पीएचडी में एक ना एक चीज का नशा जरूर होना चाहिए। समझ रहे? तो सुनिए ना, तो वो चाय का भी हो सकता है, कॉफी का भी हो सकता है, और जो समझने वाले हैं वो तो खैर समझ ही रहे हैं। तो आपकी जिंदगी में कौन कौन से नशे थे? नशा तो देखो मैं नहीं करता हूँ। मेरा नशा ऐसा सच कुछ नहीं रहा है। चाय कॉफी? चाय कुछ नहीं हुआ तो चाय। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत जिम किया, खेला भी, क्रिकेट भी खेला, बहुत खेला, लड़ाइयाँ भी लड़ी क्रिकेट खेलते खेलते भी, वो सब रहा। और एक होता है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स मेरे जीन से नहीं हटता है। तो नशा जो है एकेडमिक्स तो है ही, तो थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रहता है। तो थोड़ी बहुत यहाँ पे आइसर में की भी है रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल का। तो मेरे साथ वाले हैं वो तो मेरे को थोड़ा बहुत नेताजी बोल ही देते हैं। उसमें पॉलिटिक्स होता है तो लड़ाई झगड़े होते ही हैं, तो हुए भी है, तुम्हें भी मालूम है वो तो। ठीक है, तो वो होता रहता है। तो नशा ऐसे ही मतलब उसी तरीके का कि रिसर्च भी करी है और साथ में जो अपने इंस्टीट्यूट लेवल की पॉलिटिक्स है वो भी करते रहे। और इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो बहुत पीछे से खींचना चाह रहे थे कि भाई ये आगे ना बढ़ जाए पॉलिटिक्स। ठीक है, ये भी तो खैर होता है। वो लेकिन ये बात है यार लाइफ का, ये बहुत कुछ सिखाता है। अपने ही लोग कैसे पराये होते हैं ये भी सिखा देता है, और कैसे पराये अपने हो जाते हैं। बात ही सही है। पॉलिटिक्स की खैर ये तो ये नॉर्मल चीज है ये। हाँ, तो भैया अच्छा ये तो बताइए, एडमिनिस्ट्रेशन से आपका यहाँ जो आइसर का एडमिनिस्ट्रेशन है और जो बीएचयू का एडमिनिस्ट्रेशन था, एडमिनिस्ट्रेशन को लेके काफी सवाल उठते हैं। कौन सा बेटर है और क्यों?
हाँ देखो, मैं स्पेसिफिकली बीएचयू पे नहीं आ रहा हूँ, जो भी यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ स्टूडेंट्स यूनियन होता है और स्टूडेंट यूनियन पावरफुल रहता है। ओके ओके। तो वहाँ जो काम होता है यूनिवर्सिटीज में, वो स्टूडेंट यूनियन और जो वहाँ के चीफ प्रॉक्टर या जो एडमिनिस्ट्रेशन की हायर अथॉरिटी है उनके बीच का सॉल्यूशन निकलता है। ठीक है। तो उस पे जाके रूल्स बनते हैं और वो स्टूडेंट फ्रेंडली ही होते हैं ज्यादातर। तो यूनिवर्सिटीज आर मोर स्टूडेंट फ्रेंडली एज कम्पेयर टू द आईआईटीज एंड आईसर। ओके ओके ओके, बड़ा क्लेम है लेकिन ठीक है। हाँ, ये हो सकता है ये थोड़ा सा विवादित भी हो जाए, बट ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ कि बट मैंने आईआईटी और आईसर की तारीफ इसलिए की है कि ये आपको वर्ल्ड लेवल पे स्टैंड करना सिखा देता है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो आप स्टूडेंट फ्रेंडली 2 साल 3 साल रह लेंगे है कोई भी इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटीज में अगर रह रहे हैं तो हर बार तो नहीं है ना, लेकिन वर्ल्ड के साथ फाइट कैसे करना है वो तो आपको आईआईटी आईसर ही सिखा रहा है। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है भैया। तो हम लोग अब अपनी कन्वर्सेशन थोड़ा सा एंड करेंगे। बस एक लास्ट सवाल आपसे लेना चाहूंगा। लास्ट क्या, तुम तो पूछो आराम से, आई एम फ्री। बहुत अच्छा लग रहा है ये। तो अब ये बताइए ना मुझे कि जैसे मान लीजिए कोई है स्टूडेंट जो इस रिसर्च वाले एकेडमिया में मान लीजिए आना चाहता है, राइट। एकेडमिया में आना, मैं ये मानता हूँ कि जब आप बीएससी पास करते हो तो आपके पास पाथ बहुत रहते हैं कि आप कौन सा पाथ लेना चाहते हो, एकेडमिया चॉइस करना चाहते हो या आप जाना चाहते हो जॉब की तरफ। तो मैं ये मानता हूँ कि जो एकेडमिया की शुरुआत है वो बीएससी के बाद होती है, राइट। एकेडमिया लेना है कि जॉब लेना। अब मान लीजिए कोई एकेडमिया में आना चाहता है तो उसके लिए प्री रिक्विजिट्स क्या क्या होंगे? एकेडमिया में आना है अगर, राइट राइट। तो अगर एमएससी करना है अच्छी जगह से करना है तो वो अब तो सीयू शायद एंट्रेंस एग्जाम, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एग्जाम वो होने लगे हैं। आईसर के भी पहले आईआईटी के थ्रू होता था, अब आईआईटी हो गया, आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट, तो वो एग्जाम दे सकता है। आईआईटी के लिए आईआईटी जेई वगैरह क्वालिफाई करके आईआईटीज में जा सकते हो। तो अगर बीएससी के बाद जाना है तो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एग्जाम, यहाँ का करना है तो आपको जेम के थ्रू, एमएससी में आना है तो जेम क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब आके आप एमएससी कर सकते हैं, आईपीएचडी ज्वाइन। कोई रिसर्च में आना चाहता है उसका क्या? रिसर्च में आना है तो उसके लिए 2 ही हैं, या तो आपको नेट गेट क्वालिफाई होना चाहिए, तो रिसर्च आपको अगर नेट केवल क्वालिफाई है तो वो एप्लीकेबल है आईआईटीज और आईसर में केवल। यूनिवर्सिटीज में आपको नेट क्वालिफाई है तो वहाँ पे आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी जब तक कि जेआरएफ क्वालिफाई ना हो। लेकिन यहाँ पे एक बेनिफिट ये है आईआईटीज आईसर में कि इंस्टीट्यूट पीएचडी भी लेते हैं इंस्टीट्यूट के थ्रू, तो वो आपको एज अ पीएचडी ही। और बाकी रिसर्च में कोई एक्सपीरियंस हो ना हो वो मैटर नहीं उतना मैटर नहीं करता है कि अगर आप फ्रेशर हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर कहीं से 2-3 साल प्रोजेक्ट किया है तो वो तो आपके लिए ही बेहतर है ना कि आप कहीं पीएचडी ज्वाइन कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट डिजाइन इजिली हो जाएगा। हो सकता है फर्स्ट ईयर में ही आप बहुत अच्छा रिसर्च कर पाए। ओके, तो उससे जो पीएचडी का ड्यूरेशन है थोड़ा कम हो जाएगा। हाँ, पीएचडी का ड्यूरेशन कम हो जाएगा, या अगर नहीं कम होगा तो आपके मान लीजिए 3 पब्लिकेशन आने हैं तो 5 आ जाएंगे। तो ये इस तरीके से होता है, तो उससे आपका जो एकेडमिक सीवी में कह सकते हैं वो थोड़ा वो स्ट्रांग हो सकता है। ओके, ठीक है। तो बाकी पहले से सीख के आने का कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है। अगर आप सीख रहे हो तो प्लस पॉइंट है। बाकी अगर कोई फ्रेशर है तब भी आगे थ्रू आउट द जर्नी मेहनत करके सीख। हाँ, मैं बता तो रहा हूँ इसमें कि बीएचयू में मैंने पावर पॉइंट बनाना भी नहीं सीखा था। यहाँ के मैं अपना वो बता रहा हूँ ना कि इन हाउस सिंपोजियम का कितना बेनिफिट मिलता है। यूनिवर्सिटीज में तो होता नहीं है, यहाँ पे हुआ। मुझे याद है कि जब इन हाउस सिंपोजियम पहला अटेंड किया मैंने, उस टाइम पे मेरे पीएचडी सुपरवाइजर ने बोल दिया शशांक तुम्हें पोस्टर देना है। मैं नर्वस हो गया कि मेरे को तो बनाना भी नहीं आता है और पोस्टर कैसे बनाऊंगा। तो मैं अपना पहले सिंपोजियम का पोस्टर अभी तक रखा हूँ अपने पास, वो इसलिए कि मैंने देखा है कितना चेंज आया है मेरे अंदर। वो उस टाइम पे मैं देखता हूँ आज भी, मेरे को अच्छा इसलिए लगता है कि वो मेरा पहला पोस्टर है, लेकिन इतना अच्छा नहीं था ना, लाइनिंग कहाँ थी, कौन सा फिगर कहाँ डालना, ये कुछ आइडिया नहीं था मेरे को। बट धीरे धीरे सीखे, कई पोस्टर अवार्ड्स भी मिले, उसके बाद तो यंग साइंटिस्ट अवार्ड भी मिल गया एमपी की तरफ से। तो ये आईसर की देन है मेरी। तो आईसर तो बहुत कुछ दे दिया मेरे को और आगे भी देगा यहाँ पे जब आगे निकलेंगे। तो ठीक है। तो बाकी भैया एक चीज और मैं
तो हम लोग अभी ये वाली कन्वर्सेशन यहीं पे खत्म करेंगे क्योंकि हमारे कैमरा की बैटरी जो है वो थोड़ा सा खत्म होने वाली होगी। तो ये वाली कन्वर्सेशन हम डॉक्टर शशांक शर्मा से अभी यहीं पे खत्म करेंगे। और अगर किसी को इनसे कोई जेन्युइन क्वेश्चन है, आप मेल के थ्रू भैया से पूछ सकते हो। इनका कोई रिसर्च पेपर या गूगल स्कॉलर का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप इनका ईमेल निकाल के इनको मेल कर सकते हैं। कोई जेन्युइन क्वेश्चन होगा जरूर भैया रिप्लाई देंगे। और किसी को भी और भी अपने रिसर्च जर्नी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और रिसर्च अनप्लग्ड देखते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हम नए नए और गेस्ट बुलाते रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।